ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों में फिर वही कहानी, लार्ज कैप में बाइंग लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बुरी गिरावट। इन सब पर करेंगे बातचीत। बहुत ही खराब एडवांस डिक्लाइन बाय द वे 1:6। लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में कहीं खुशी कहीं गम। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार बिकवाली। दोनों इंडेक्स 1.5 से 2% तक टूटे। सरकारी कंपनियों में जोरदार बिकवाली। एसएमई शेयरों का सबसे बुरा हाल आज। बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स 5% से ज्यादा टूटा। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के बयान के बाद 2 दिनों में करीब 8% टूटा ये इंडेक्स। सेबी चेयरपर्सन बोली, एसएमई आईपीओ की कीमतों में हेरा फेरी पर है नजर। आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव। आईटी और बैंक्स सबसे ज़्यादा 3.5% टूटा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% नीचे। मेटल, फार्मा और एफएमसीजी शेयर्स भी कमज़ोर। और आईटीसी में ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का हिस्सा बेचने की खबरों के बाद स्टॉक में आज करीब 2.5% का नुकसान। इस हफ्ते करीब 25,000 करोड़ के शेयर बेच सकती है बैट। वोडाफोन आइडिया ने वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न यूपी सर्कल में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में सरेंडर किया स्पेक्ट्रम। फैसले से घटेगी कंपनी की देनदारी। और एनएसई के प्लेटफॉर्म पर सस्ती होगी ट्रेडिंग। कैश और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन चार्ज 1% घटाया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इस कदम के बाद बीएसई का स्टॉक 5% फिसला। निफ्टी और लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ओवर वैल्यूड है। और कई मिड कैप और स्मॉल कैप, मुझे हैरानी नहीं होगी, ये साइकिल्स होती है मार्केट की, कई मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यहाँ से 40 से 60% गिर सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट में ध्यान रखें और मार्केट में वार्निंग के साइंस हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर लें इस समय, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में तो कोई बुराई नहीं है। मार्केट अब मिड कैप और स्मॉल कैप में वाकई में इतना ज्यादा फ्रॉथी हो चुका है कि थोड़ा डर लग रहा है। जनरली जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, लार्ज कैप ऊपर वैल्यूएशन, माइक्रो कैप मिनी कैप लोअर वैल्यूएशन। आज कर्व ऐसा हो गया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे है, उसके ऊपर मिड कैप है, उसके ऊपर स्मॉल कैप है, उसके ऊपर माइक्रो कैप है, उसके ऊपर मिनी कैप है और उसके आगे फ्रेम के बाहर एसएमई एक्सचेंज है। तो जब लोग पूछते हैं ना कि मार्केट क्यों गिरेगा, तो मेरा जवाब होता है कि रेगुलेटरी रिस्क। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये एक पीक या फिर बबल वैल्यूएशन पर है। There are pockets of froth. Nami, that was the phrase you liked, you preferred. Segments or sections of froth in the market. So, some people call it a bubble, some may call it froth. The second is in terms of actual price manipulation, both at the IPO level and at the trading level. We are working. अगर आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं तो पिछले 2 महीने से हम लगातार ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अब मिड और स्मॉल कैप्स में आपको बच के रहना है। मार्केट में रेगुलेटरी रिस्क है। ओके, तो अब एटलीस्ट वो नीलेश भाई का वो जो कर्व है उसमें से एसएमई वापस एटलीस्ट पिक्चर में तो आ गया। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक हुआ। रियलिस्टिक अभी भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ पिक्चर में आया। पिक्चर में आ गया थोड़ा सा। लेकिन खैर देखिए हजदा, मुझे याद है जब मैंने सबसे पहली बार ये बात बोली थी कि स्मॉल कैप में आप केयरफुल रहें और स्मॉल कैप यहाँ से, कुछ स्मॉल कैप यहाँ से 40% तक गिर जाएंगे। मुझे याद है बहुत लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया था और बहुत लोगों ने कहा था कि, और ये भी एक मुहिम चलाई थी कि आपको लोग डराएंगे लेकिन डरना नहीं है, ठीक है ना। और लोगों ने कहा था कि आप क्यों डरा रहे हैं। बात डराने की नहीं थी, बात ये थी कि इन चीज़ों को टाइम करना टफ होता है, ठीक है। तो मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि अब बस हो गया, बहुत हो गया स्मॉल कैप में। मतलब कितना बियॉन्ड अ पॉइंट, आप सिर्फ एक ही रीज़न दे देंगे और एक ही आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, पैसा चेज़ कर रहा है, पैसा चेज़ कर रहा है, रिटेल किंग है, रिटेल लगा रहा है पैसा,
क्यों गिरेगा मार्केट, स्मॉल कैप ही चलेगा, मिड कैप ही चलेगा, वो आर्ग्यूमेंट मुझे ख़राब लग रही थी। आज भी देखिए दो बाज़ारों की कहानी है ये, द टेल ऑफ टू सिटीज़ जिसे कहते हैं ना। निफ्टी टेक्निकली अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई के एकदम करीब है, 0.5% दूर है रिकॉर्ड हाई से, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स अब रिकॉर्ड हाई से 10% कोलैप्स कर चुका है। और मार्केट ब्रेड देखिए आप लगातार कई दिनों से मार्केट ब्रेड 1:6 और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में खास तौर से बड़ी गिरावट आपने देखी है। खैर ऑब्वियसली निफ्टी बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पिछले कई दिनों से हमारा ज़्यादा फोकस यहाँ पर इसलिए भी रहा है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में इनमें सब में रिटेल का पैसा लगा होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अब देखिए आप, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी भले ही 22,500 का हो, लोगों के पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी 21,500 के आ गए हैं। और अगर आप बाई चांस स्मॉल कैप में थे तो 20,500 के आ गए हैं, आप एसएमए में थे तो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 16,000 का हो चुका है। तो ये मार्केट में ना ये इसी तरीके से होता है, जब 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 डिक्लाइन आती है ना स्मॉल कैप और मिड कैप में, फिर वो छोड़ती नहीं है आपको, वो इसी तरीके से, उसे कहते हैं ना 2 साल में जो कमाया ना वो मार्केट 2 हफ्ते में ले लेती है वापस, मिड कैप और स्मॉल कैप में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अनुज, आपको याद होगा इस तरह का करेक्शन आज ऑफ कोर्स हम जो मिड कैप में देख रहे हैं 700-800 पॉइंट तक का करेक्शन, एक दिन ऐसा था रिसेंटली पिछले महीने एंड में ही कि 1100 पॉइंट करेक्ट हुआ था मार्केट, और उसके बाद स्विंग बैक भी उतना ही जोरदार आया था। तो इस करेक्शन में क्या चांसेस है थोड़ा सा अब लोग संभल कर चलेंगे, या फिर संभल के चलने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि उतना ही स्विंग बैक फिर वो लोगों को दोबारा झांसा देती है कि नीचे आया तो खरीद लो। वो टाइम पे ना हर्षदा बैक टू बैक नहीं हो रहा था, उसमें एक दिन फॉल आता था, अगले दिन मार्केट बाउंस बैक। यहाँ पे ना अब मार्केट ने बैक टू बैक दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी अच्छा, एक और दिक्कत होती है हमारी मार्केट में, आज हम थोड़ा स्ट्रैटेजी से पहले इन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं। एक और दिक्कत क्या होती है हमारी मार्केट में, लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके बाद उसको हेज कर देते हैं निफ्टी के अगेंस्ट। जी हाँ। अब इस मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है क्योंकि आपने ऑब्वियसली इन सब स्टॉक्स में लिया हुआ है, आपने सोचा कि चलिए ठीक है मार्केट खराब होगी तो मैं तो हेज था, लेकिन मार्केट चल रही है उल्टा इंडेक्स लेवल पे, तो आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है और आपका हेज जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय उल्टा और आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये जो है ना ये थोड़ी सी दिक्कत है। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स और 10% गिरे तो, तब मुझे लग रहा है कि फ्रॉड थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा सिस्टम से। उसके बाद अच्छा, ये नहीं है कि इसका मतलब लॉक स्टॉक एंड बैरल आपको सब कुछ बेच देना है। अभी भी देखिए हम कितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स की हमने बात की है, हम स्पॉटलाइट में बात करते हैं, हमने कल बिग स्टॉक्स में इंडिगो की बात की थी, आज भी कल भी ऊपर था, आज भी ऊपर था। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स चल नहीं रहे, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स चल रहे हैं और कोर पोर्टफोलियो को टच नहीं करना है। कोर पोर्टफोलियो बना रहे, 70% का बना रहे, जो 30% में आपने डैबल किया ना, मैं उस 30% की बात करूँ। और कोर पोर्टफोलियो में भी किसी भी स्टॉक मार्केट में आपके अंदर ये मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं 10 से 15% की करेक्शन ले लूँ। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर सारा का सारा पोर्टफोलियो आपका मिड स्मॉल एसएमई माइक्रो कैप में हो जाए तो वो 60% तक गिर सकता है। वो आपकी अगर लेने की काबिलियत है या नहीं वो पता नहीं मुझे। खैर ये सब हम बात करते रहेंगे। एक बार इंडेक्स की बात कर लेते हैं हर्षदा। निफ्टी, वैसे निफ्टी में भी आज काफ़ी वॉलेटिलिटी है। एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। ये देखिए सुबह बहुत तेज़ी हुई, उसको जैसे ही मैं और वीरू शो खत्म करके गए, मैं नाश्ता करने गया और मैं नाश्ता कर रहा था और मेरे को अलर्ट आया निफ्टी इन रेड, निफ्टी बैंक निफ्टी इन रेड। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो 400 पॉइंट ऊपर छोड़ के आया था बैंक निफ्टी और निफ्टी फिर रेड में आ गया। तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 22,450 से 22,500 में। वीरू हंस रहे हैं वैसे, लेकिन वीरू बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। आपको याद होगा हम जब शो छोड़ के गए थे तो क्या हालत थी और आधे घंटे में क्या हो गया। और सपोर्ट 22,250 से 22,300। लेकिन एक चीज़ है, 22,224 नहीं टूटा, वो जो हमारा एक पोजिशनल स्टॉप लॉस था। और बैंक निफ्टी तो बिल्कुल आज वीरू एकदम अनट्रेडेबल रहा है, एकदम अनट्रेडेबल। वीरू गुड आफ्टरनून। आप हंसिए मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, ये हुआ वाकई में। नहीं स्टॉक स्पेसिफिक भी बताइए। हाँ, इसलिए हंस रहा हूँ। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मेरा भी हाल वही था। मैं पेंट्री तक गया, किसी के साथ बैठ के चाय पी, और जब मैं लौटा अपनी सीट पर तो नीचे फ्लैश चल रहा था CNBC आवाज़ पे, इंडस्ट्री एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर। तो हाँ, अचंबा मेरे को भी हुआ था। ठीक सूरत हाल मेरा भी यही था। ऑल द बेस्ट। आई थिंक गुड आफ्टरनून हर्षदा, आपको भी। आइए कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जिनको मैं इस क्लोजिंग में थोड़ा सा चेज करना चाहूँगा और आई थिंक थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव व्यू है। देखिए, पुल बैक के दृष्टिकोण से मैं आपके स्क्रीन पे एक स्टॉक रखता हूँ। लेट्स ब्रिंग JNFC। बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक, लेकिन इस क्लोजिंग में चार्टिकली और प्राइस वाइज कुछ कह रहा है। आपके स्क्रीन पे करीब 629.20 पे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ वॉच कीजिएगा, अभी एज ऑफ नाउ 630 का भाव है स्क्रीन पे। ये है मार्च फ्यूचर्स और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। और यहाँ पे आज अभी पिछले लगभग 1 घंटे से मैं वॉल्यूम्स में
और ओपन इंटरेस्ट में हरकत देख रहा हूँ हर्षदा। तो पहला स्टॉक हो गया GNFC 630 पे फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर व्यू रखना चाहूँगा टाटा कम्युनिकेशन। इसने रिक्वायर्ड रेस्ट कल को लिया और आज 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट किया। पिछले लगभग आप समझ लीजिएगा कि 15 फेब से यही हो रहा है। ये एक ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी भी आता है, थोड़ा कूल ऑफ होता है, 10 डेमा को टेस्ट करता है और वहाँ से फिर एक पुल बैक देता है। 1991 पे ट्रेड कर रहा है और एक और इंट्राडे ब्रेकआउट इसमें अभी अभी 150 के आसपास आया है। 1991 पे एक ये और एक स्टॉक जो अच्छा कर रहा है और सुबह भी मैंने मार्क किया था, दैट्स UBL 1737.90। लगभग 1 फरवरी से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को इसने बाइसेक्ट करने की कोशिश करी। मॉर्निंग में अटैम्प्ट लिया, सक्सीड नहीं हो पाया, बट ओवरऑल OI एडिशंस प्राइस बिहेवियर स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहा है। तो UBL, GNFC और टाटा कम्युनिकेशन, ये 3 स्टॉक्स मैं मार्क करता हूँ इस वक्त। हर्ष था। गुड आफ्टरनून वीरू। क्लियरली हमने देखा आज ज़्यादा मंदी के सौदे स्ट्राइक कर रहे हैं, तेज़ी और मंदी लेकिन दोनों तरफ होती हुई दिखाई दी है। तो कंस्ट्रिंग मार्केट डे लो से रिकवर कर रहा है। वो तेज़ी वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां से सपोर्ट मिला है और इसमें आप गौर करिएगा बैंकों का साथ है, IT और बैंक्स। तो HDFC बैंक करीब 2-2.5% इस गिरते बाजार में। LTI माइंड्री लगातार जो स्लाइड कर रहा था अब उसकी गिरावट पर विराम लगा है और TCS में खरीदारी लौटी है। मारुति भी तेजी की तरफ ही है। कुछ और काउंटर्स जहां पर खरीदारी के अंश है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 4% का इंट्राडे मूव, IGL, आदित्य बिरला कैपिटल, इंटरग्लोब एविएशन ये दूसरे गेनर्स हैं आज के। लेकिन मंदी के ट्रेड्स देखिए, दिग्गजों में सिप्ला, ग्रासिम, SBI और बजाज ऑटो में मुनाफा वसूली का सिलसिला आज साफ देखने को मिला है और सेल साइड के ट्रेड्स आज रियल एस्टेट कंपनियों में ज़्यादा है। DLF क्रैक करता हुआ, हिंदुस्तान कॉपर, BL जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली और आज कैश मार्केट में BSE की भी धुलाई होती हुई 5% नीचे। इस पर आगे हम डिटेल में बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि NSE ने इनफैक्ट ट्रांजैक्शन चार्जेस घटाए हैं तो उसका विपरीत असर BSE पर पड़ता हुआ। हमारा पैनल वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ आपको, NSE के चार्ज घटाने से BSE का स्टॉक नहीं गिरना चाहिए वैसे, क्योंकि NSE वैसे भी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करता है। एग्जैक्टली। इशू क्या है, अगर मार्केट को ये लगता है कि अब BSE को भी कम करना पड़ेगा, BSE का ऑलरेडी कम है, काफ़ी कम। BSE काफ़ी कम है। वो प्रेशर NSE पे इसलिए आया है कि भाई BSE का इतना कम है और BSE एक्चुअली काफ़ी वॉल्यूम गार्नर कर रहा है तो हमको थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो बट खैर ये मार्केट का मूड माहौल ऐसा है, इसके लिए BSE गिर गया उसकी वजह से। जी हाँ, करीब 5-5.5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए जानकारों से पूछेंगे फिर ट्रेड कहाँ लेना है, कहाँ तेजी, कहाँ मंदी करें। मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ फंडामेंटल्स पर राय देने के लिए जुड़ रहे हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, रचना वैद, जतिन गेड़िया और श्रीकांत चौहान होंगे। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में लेमन ट्री के चेयरमैन और MD पतंजलि केसवानी से डिटेल में होगी बातचीत। 2:30 पर सुमित आपको बताएंगे कि SME शेयरों की वाकई में कितनी धुलाई हुई है, किस तरह का यहाँ पर हाहाकार मचा है। और 2:35 पर असीम आपको डिटेल देंगे वोडाफोन आइडिया ने जो एक स्पेक्ट्रम सरेंडर किया है उसके पीछे क्या कारण थे। 2:50 पर आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्डा जुड़ेंगे। 3 बजे यतिन आपको बताएंगे डीलिंग रूम में क्या चल रहा है और साथ ही साथ BTST STBT ट्रेड्स लेकर हम बढ़ेंगे क्लोजिंग की तरफ। ओके चलिए फिर हमारा पैनल स्क्रीन पर आएगा, एक बार जरा सबको लेकर आइए ऑन एयर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। और आपकी बात पर मुझे भी हंसी आई, जैसे कि आपने कहा कि आप गए थे नाश्ता करने और 400 पॉइंट कर दिया, ऐसे कि रुमाल रख कर गए थे और वहां तो रुमाल को ही ले गए। लेकिन उस समय मैं था जब ये हुआ, इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड। 10:30 बजे का शो कर रहा था। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है इंटेलेक्ट डिजाइन। इसके अंदर थोड़ी इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है, ब्रेकआउट नहीं मिला है लेकिन इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। ट्रेड करा है 1116 पर, स्टॉक होगा 1110 पर, 6 रुपए का। इसमें एक अपमूव मिल सकता है, वो ले जा सकता है 1140 से 1150 तक। तो लगता है कि यस शायद देना चाहिए ध्यान इंटेलेक्ट डिजाइन पर। मुझे ना इस पर वो मीम याद आ गया, वो जब मार्केट में करेक्शन आई थी पिछली बार तो वो मीम काफ़ी एक्टिव हुआ था कि वो नए निवेशक की इस समय क्या स्थिति है। वो बोलता है कि भंडारा खाने मंदिर गया था, अंदर पहुंचा तो प्रसाद खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। तो इस समय मार्केट में यही सीन चल रहा है। जी हाँ, मानस बताइए फिर ऐसी स्थिति में ट्रेड क्या लेना है, तेजी या मंदी का? तो देखिए तेजी का ट्रेड लेंगे आशिता जी, लेकिन थोड़े सेफ स्टॉक में ट्रेड करना बेहतर रहेगा इस टाइम पे।
तो जहां पर पैटर्न क्लियर है, स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, वहां पर ही ट्रेड करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था और अभी फिर से, क्योंकि ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक एक सेफ बेट हो सकता है, जहां आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1444 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं, और 1490 1490 के आपको टारगेट सेट करने हैं। तो एचडीएफसी बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर चाहें तो 1460 का कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 19 रुपीज के नीचे रहेंगे और इस ऑप्शन में आपको 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। एचडीएफसी बैंक आज सुबह से अनुज और मैं इसको चेस कर रहे हैं स्टॉक को, और पहला आई थिंक स्टॉक जिस पर हमने बिलीव किया था इसकी स्ट्रेंथ पे होता है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स के बाद, आई मीन 16 जैन के बाद फर्स्ट टाइम 1020 का क्रॉसओवर देख रहा है, फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम एचडीएफसी बैंक इतने क्लोज है इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। याद रखिएगा 50 डे में इसका परसिस्ट कर रहा है इस वक्त 1471 पे, तो बेहद पॉजिटिव यहाँ पे इसका टेक्निकल सेटअप है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विशन आइडिया इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरू जी, अनुज जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो बिल्कुल एक चीज कॉल देने के पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी अनुज जी ने कुछ देर पहले मेंशन किया था, बिल्कुल वही कंडीशन है कि हम नॉर्मली पोर्टफोलियो को निफ्टी के पुट से हेज करते हैं, बट निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो अभी ऐसे हो रहा है कि आप पुट्स भी ले नहीं पा रहे हो। तो एक बिल्कुल जिसे कैच 22 सिचुएशन कहते हैं वो है। तो इस मार्केट में मेरी सलाह होगी कि रिस्क कम रखिए, ट्रेड्स भी कम रखिए, छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करना चाहिए। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक 20 दिनों के एवरेज पे डिप लिए। दूसरी बात, जो डिप है उसमें वॉल्यूम्स कम है, तो मैं कोई स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ मैं करीबन 266 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहूंगा। टारगेट मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ वो होगा 288 288 का। ओके, 288 का टारगेट रहेगा यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में। बाय करिए इसको। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेकर आई हैं आप? जी गुड आफ्टरनून, और मेरी तरफ से रहेगा लॉन्ग ट्रेड, लेकिन कंडीशनल लॉन्ग ट्रेड रहेगा, एंड दैट विल बी इन द फ्यूचर्स ऑफ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स फिलहाल 2892 पे है। अगर ये 2900 को क्रॉस करेगा तो, और तब हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं फ्यूचर्स पे, और उस केस में हम 2880 पे ऐसे लगाएंगे, और 2900 के बिल्कुल क्रॉस होते ही हम बाई करेंगे। एंड ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 2930 और उसके बाद 2950। ओके, तो ये एशियन पेंट में एक ट्रेड तेजी का आप कह रही हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा जो ट्रेड होगा वो मारुति सुजुकी में होगा। लास्ट 3 दिनों का जो करेक्शन था वो 20 डे पे आके रुका है, सपोर्ट से आके एक पॉजिटिव कैंडल आज ट्रेडिंग सेशन में बन रहा है, तो मेरे को लगता है सपोर्ट पे बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, और फिबोनाची सपोर्ट भी है 61.8%, फिबोनाची सपोर्ट पे भी है। तो एक क्लस्टर 11,300 के आसपास, 11,350 के आसपास एक सपोर्ट क्लस्टर था, जहां से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमारा फोकस है, इसके लिए मारुति सुजुकी बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 11,300 का, और टारगेट रहेंगे 12,000 12,200 का। ओके, यहाँ पे जतिन का ट्रेड है मारुति, और 12,200 के लक्ष्य यहाँ पर ओपन हुए हैं। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री एक्सपेक्टेशन। सिद्धार्थ खेमका हमसे जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सिद्धार्थ साहब, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मिड कैप की, स्मॉल कैप की आप देखें कोलैप्स और पेन इस सेगमेंट में, बट समहाउ लार्ज कैप में स्टेबिलिटी है, एक कंफर्ट है। आज बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक काफ़ी एक कंफर्ट दे रहा है। आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या सिद्धार्थ, और अब इस वक्त एग्जैक्टली आप क्या चेज कर रहे हैं? आपका स्टॉक ऑफ द डे क्या होगा, क्या चेज कर रहे हैं आप? जी नमस्कार वीरू, नमस्कार हर्षदा, अनुज एंड सभी पैनलिस्ट को। देखिए मार्केट में देखिए एक साथ बहुत सारी चीज़ें कोइंसाइड हो गई हैं, जो अभी अनुज थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लिक्विडिटी को लेकर काफ़ी मार्केट में मोमेंटम था, स्मॉल कैप मिड कैप, वो कब रुकेगा बोलना बहुत डिफिकल्ट था, बट कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 महीने से वैल्यूएशंस जो है मिड और स्मॉल कैप के प्रीमियम वैल्यूएशंस पे चले गए थे, बट चूंकि एक फ्लोज कंटिन्यूसली चल रही थी तो वो स्पेस कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा था, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। हालांकि हमारा झुकाव थोड़ा लार्ज कैप के प्रति जा रहा था, बट अब जो सेबी ने किया, मार्च का इफेक्ट एक है बोल लीजिए, जहाँ पे बहुत सारे लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा कॉशियसनेस अप्रोच ला रहे हैं। एक जो प्री इलेक्शन रैली है वो भी कहीं ना कहीं जाकर अब बहुत ज़्यादा मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है।
तो हमें लगता है कि जो मिड कैप इंडेक्स है वो 30-35% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी के, तो वहाँ थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लार्ज कैप एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बेटर क्वालिटी कंपनीज, बेटर कैश फ्लोज, बेटर मैनेजमेंट स्टॉक्स मिल रहे हैं, और ये जो भी आने वाला है, जैसे सेबी का तरफ से बहुत सारे एडवाइजरीज आए हैं अभी फ्राइडे को, जो म्यूचुअल फंड्स के लिए स्मॉल और मिड कैप का स्ट्रेस का रिजल्ट्स आएगा, उससे पता नहीं कितने और एडवाइजरीज आएंगे, मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स को कितना बेचना पड़ेगा, कितना खरीदना पड़ेगा, वो सारे जो अनसर्टिनिटीज़ को लेकर डेफिनेटली एक लार्ज मिड कैप्स के प्रति हमारा फोकस रहेगा। एक स्टॉक जो है जो थोड़ा सा लार्जर मिड कैप स्पेस में है, जो हमारी नज़र में आ रहा है, वो है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। अगर आप देखें तो कल ही जो प्रमोटर, वन ऑफ द प्रमोटर्स है राकेश गंगवाल, उन्होंने अपना ऑलमोस्ट 6%, 5.8% स्टेक बेचा है फॉर 6,785 करोड़। तो एक जो नियर टर्म ओवरहैंग है प्रमोटर का स्टेक सेल का, वो चला जाता है। यहाँ से कम 3 से 6 महीना उनका वापस स्टेक नहीं आएगा, जो उनका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के बेसिस पे जो गंगवाल फैमिली अपने स्टेक रिड्यूस कर रही है, वो एक ओवरहैंग चला जाता है। और अगर आप कोर बिजनेस की बात करें तो बहुत बेटर नंबर्स आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल्स है देखने को मिल रहा है। दिसंबर क्वार्टर में रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने अनाउंस की। हमें लगता है मार्च और जून के जो क्वार्टर के नतीजे आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, तो वो एक स्टॉक हमें पसंद है। यहाँ से हमें लगता है कि 10 से 15% अपसाइड इंडिगो में देखने को मिल सकता है। 10 से 15% की अपसाइड की बात सिद्धार्थ खेमका कर रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन में आज स्टॉक करीब 70 रुपए ऊपर, लेकिन इस बीच आपकी स्क्रीन पर फ्लैश आप देख ही रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट दरअसल सांघी इंडस्ट्रीज में कुछ और हिस्सेदारी बेचती हुई दिखाई देगी। ये सौदा एक ब्लॉक डील के जरिए होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, और यतिन हमारे साथ है। यतिन, इनफैक्ट सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन इनके हाथ लगी है। यतिन, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, कितना बड़ा ब्लॉक हो सकता है और कब ये सौदा होने के आसार है? जी, तो देखिए हर्षदा, जैसे कि आपको पता है अंबुजा सीमेंट ने सांघी इंडस्ट्रीज़ को अक्वायर करने की बोली लगाई थी, और जो ओपन ऑफर प्रोसेस था उसके बाद पूरे प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी लगभग 80.5% के आसपास पहुंच गई थी। हालांकि अगर हम अंबुजा सीमेंट का स्टैंड अलोन स्टेक देखें तो लगभग 62.5% के आसपास है। अब सूत्रों की जानकारी के हिसाब से, क्योंकि आपको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना है, जो सेबी के नियम है उसके साथ कंप्लाई करना है, तो अंबुजा सीमेंट को अब अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी डाइल्यूट करनी पड़ेगी एमपीएस नॉर्म्स को मीट करने के लिए। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ब्लॉक डील के ज़रिए या ओएफएस के ज़रिए अंबुजा सीमेंट अपना हिस्सा सांघी इंडस्ट्रीज़ में बेच सकता है। ऑब्वियसली ब्लॉक डील क्योंकि छोटी इक्विटी है और कोई बड़ा ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, तो इनिशियली 2 से 3% कंपनी हिस्सा जो है वो ट्राई करेगी ब्लॉक डील के ज़रिए बेचना। और कुछ ही दिनों में कंपनी का तो अंदाज़ ये है इंटरनली के 31 मार्च के पहले इस ब्लॉक डील को क्लियर कर दिया जाए। ऑब्वियसली जब हमने ऑफिशियली प्रतिक्रिया के लिए अंबुजा सीमेंट को लिखा, अदानी ग्रुप को लिखा, तो कोई प्रकार का रिस्पांस अभी तक आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट अपनी हिस्सेदारी सांघी इंडस्ट्री में डाइल्यूट करे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए। ओके यतिन, तो ये समय की एक बड़ी खबर यतिन की तरफ से, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म को मीट करने के लिए है, कोई उसको 75% पर आपको धीरे धीरे लाना होता है। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून, कोई व्यू आपका इस सेट ऑफ स्टॉक्स पर, सीमेंट स्टॉक्स पर या अंबुजा ग्रुप के स्टॉक्स पर? जी अनुज, देखिए ओवरऑल सीमेंट स्पेस में तो व्यू काफ़ी पॉजिटिव था। जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफ़ी बेटर हैं, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और एक मार्जिन्स में थोड़ा सा बेटर रहा है। बट एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप देखें एबिटा पर टन, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट की तरफ था। अब यहाँ से लगता है हमें कि कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होगा और थोड़ा सा अगर करेक्शन होता है तो यहाँ पर सीमेंट स्पेस में ओवरऑल हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। स्टॉक्स काफ़ी बेटर चले हैं, रिजल्ट्स काफ़ी बेटर है और जैसे इंफ्रा, हाउसिंग, ये सब थीम की वजह से डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग है। और जो कंसोलिडेशन हुआ है इंडस्ट्री में उसका लेकर भी हमें लगता है कि कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रेफरेंस है लार्ज कैप्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, मिड कैप्स में जेके सीमेंट, डालमिया भारत, ये कुछ स्टॉक्स है जो हमें लगता है कि ओवरऑल सीमेंट स्पेस में बेटर नतीजे देंगे और यहाँ से भी थोड़ा बहुत अपसाइड यहाँ पे देखा जा सकता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये इसी से संबंधित अगर आप देखें खबर और अंबुजा सीमेंट्स, लेकिन मैं एक सीमेंट स्पेस में ही एक टेक्निकल व्यू लूँगा एक स्टॉक पे ऐसे जिसने 3 दिन पहले एक ब्रेकडाउन दिया था और अब एक और सीरियस ब्रेकडाउन हो रहा है। मैं सीरियस शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अल्ट्राटेक सीमेंट लेके आइएगा प्लीज़।
अल्ट्राटेक सीमेंट में 23 नवंबर को एक मूव शुरू हुआ था। 8740 रुपए से ये स्टॉक वन वे लगभग आप समझ लीजिएगा कि 10,400 तक गया। एक बार इसका ईयर का चार्ट रख दीजिएगा प्लीज़। और उसके बाद इसने एक चैनल मेंटेन करी जिसका लोअर एज था 9690 रुपये। 9690 रुपये परसों वॉल्यूम्स के साथ टूटा 5-6 मार्च के आसपास, और अब 9615 पे 3 दिन से अपने 100 EMA को टेस्ट कर रहा है। आपकी राय मानस, अगर 95-96 वायलेट होता है तो कहाँ का पोजीशन है अल्ट्राटेक सीमेंट डे लो पे ट्रेड करता हुआ? तो देखिए 100 डे मूविंग एवरेज अगर ब्रीच हुआ तो मेरे ख्याल से वही स्तर जो है वो 20 वीक मूविंग एवरेज का भी है, तो जो वो तो बिल्कुल निगेटिव होगा, और मेरे ख्याल से उसके बाद आप कम से कम 9350 तक के भाव देख सकते हैं। तो कॉशियस रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है अल्ट्राटेक में तो 9530 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 30 का स्टॉप लॉस यहाँ पर, और पिछले 4-5 दिन से काफ़ी वोलेटिलिटी है इस काउंटर में, और ये 50 और 100 के बीच में फ्लोट कर रहा है, और आज भी 9613 पे डेलो की डिजिटरी में। अब इसको प्लीज़ चार्ट को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए इंट्राडे में, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है इसे बार बार देख के। इंट्राडे में ये डेलो की डिजिटरी में और ऑलमोस्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल की रेंज को टेस्ट करता हुआ। इंडिया सीमेंट्स को देख लीजिए आप। इंडिया सीमेंट का स्ट्रक्चर और भी ख़राब है, और इंडिया सीमेंट लगभग आप समझ लीजिएगा कि अपने 12 अप्रैल से, यानी लगभग जो 1 साल की प्राइस रेंज है उसकी लोअर आई थिंक जो बेस लाइन थी उसको ब्रीच करता हुआ। सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रशांत आपका व्यू इंडिया सीमेंट्स पे? अगर हम इंडिया सीमेंट को देखें तो क्लियर कट ब्रेक डाउन है, और मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं बिकवाली पे। तो यहाँ पे जो आज का हाई है वो करीबन 221, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट बन सकता है 222 का स्टॉप लॉस रख के, और जो टारगेट 1 होगा वो आप करीबन 200 जो एक राउंड नंबर सपोर्ट है वहां का रख सकते हैं। इंडिया सीमेंट्स और लार्जली सीमेंट स्पेस पर आपके लिए राय। चलिए थोड़ा सा अब मूड ले जाते हैं होटल कंपनियों की तरफ, और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद होगी, एक के बाद एक ऐसी कंपनी है जो लगातार कई सारी प्रॉपर्टीज़ ऑन बोर्ड लेकर आ रही है। अब मैं बात कर रही हूँ लेमन ट्री की। आज कॉर्पोरेट स्कैन में इसी मैनेजमेंट से हम करेंगे वार्ता। पिछले 1.5 महीने में गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कंपनी ने नई प्रॉपर्टीज़ के लिए कई सारे करार किए हैं। अब ग्रोथ को लेकर अब यहाँ से आगे किस तरह का आकलन है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और MD पतंजलि केसवानी। मिस्टर केसवानी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हम इनफैक्ट आए दिन सुनते हैं कि लेमन ट्री ने एक और नई प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की है, ऑन बोर्ड की है। तो अब तक आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी साइन हो चुकी हैं, और अगर FY24 में कोई खास टारगेट था उसे अचीव किया है या फिर कुछ बाकी है? अभी तो हमारे ऑपरेटिंग होटल अर्शदा 102 हैं, और हमने तकरीबन, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 50-60 होटल साइन और किए हैं। और इस महीने में मैं सोचता हूँ 3 और होटल खुलेंगे, और अगले साल में तकरीबन 30 और। तो मैं सोचता हूँ हम 140 होटल हो जाएंगे अगले साल के अंत तक। और साइनिंग्स मैं सोचता हूँ इसी स्पीड पर अगर हम कंटिन्यू करें तो 60 और होंगे, यानी कि टोटल में 200 होटल होंगे, 140 खुले और 60 साइन। इसमें से खुद कंपनी ओन कितने रहेंगे और कितने मैनेज रहेंगे केसवानी जी, अगर उसका अंदाजा दे सके, और मैनेजमेंट फीस उस लिहाज से क्या और बढ़ने के आसार हैं? हाँ, तो अगर आप आज देखेंगे तो हमें करीब 10,000 कमरे हैं, और वी ओन 6,000। तो जो नए होटल्स जो हम साइन कर रहे हैं वो जो Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज में जो हैं, और रिजॉर्ट लोकेशन जो है वो छोटे होटल्स हैं, वो 50, 60, 70 कमरे के साइज के हैं। और हमारे जो ओन्ड होटल्स हैं वो बड़े होटल्स हैं, यानी कि 100 से 700 कमरों तक। तो हमारी जो फीस है वो आजकल इस साल करीब 50 करोड़ होगा मैनेज्ड होटल्स में, और जो हमारा जॉइंट वेंचर है जहां हमें कई एडिशनल होटल्स है वहां करीब 100 करोड़ होगा इस साल, और ये हर साल करीब 20, 30, 40% बढ़ता रहता है। ओके, अच्छा पतंजलि जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी नए होटल्स आपने
खुले हैं ऑफ लेट, और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि काफ़ी अब आपकी थोड़े से प्रीमियम कैटेगरी में और लग्जरी कैटेगरी में भी आप होटल्स ओपन कर रहे हैं। क्या ये एक नई स्ट्रैटेजी है आगे जाते हुए? अनुज जी, ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारे जो कस्टमर्स हैं काफ़ी वो कस्टमर्स वो 3 से 5 स्टार होटल में रहते हैं। ये नहीं कि 3 स्टार के कस्टमर हैं या 4 स्टार के कस्टमर हैं या 5 स्टार के कस्टमर हैं। वो डिपेंडिंग ऑन ओकेजन, लोकेशन, वो हर जगह रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उनको जहां भी उनको जिस प्रकार का होटल चाहिए हम वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। कलीना वाला होटल आपका नया है क्या? क्योंकि मैं पहले कलीना में रहता था तो मुझे याद नहीं था वहाँ पर लेमन ट्री होटल, CST रोड पे ही था मैं तब। ये आपने नया खोला है क्या अभी? हाँ, हमने 2 नए होटल बॉम्बे में खोले हैं। हाँ। एक मलाड में और एक कलीना में। हाँ। और अब हम नवी मुंबई में और सायन BKC में भी देख रहे हैं। तो कलीना में क्या टैरिफ मिलता है आपको? ऑब्वियसली जैसे BKC में कुछ शानदार चेन्स हैं, क्या उसके आसपास का ही है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट पर है? मतलब अगर उसका कुछ बता सके तो रूम रेट के हिसाब से। वो 3 स्टार होटल है, 5 स्टार नहीं है। हाँ। तो वो केवल 7-7.5 हज़ार करता है। ओके। बट 95% ऑक्यूपेंसी। 95% ऑक्यूपेंसी, ओके। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की सिचुएशन कहाँ पर है मिस्टर केसवानी? क्योंकि आपकी पियर्स लगभग 70-75 आराम से इंजॉय कर रहे हैं, तो लेमन ट्री जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, आपकी ऑक्यूपेंसी फिर क्या 85% के रेंज में ही है जैसे आप मेंशन कर रहे थे कलीना वाले के बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है हर्षदा। यू सी, आप अगर आप बिजनेस होटल देखेंगे तो मंडे टू थर्सडे भरकर जाते हैं, पर वीकेंड में उनकी ऑक्यूपेंसी काफी गिरती है। तो अगर आप ऐसे देखकर चलो तो बॉम्बे में और दिल्ली में और हैदराबाद में हमारी ऑक्यूपेंसी 80 से 90 तक चल सकती है। पर दूसरों सिटी में जैसे अहमदाबाद या चंडीगढ़ या वी आर इन 70 सिटीज, तो उनमें उतनी नहीं है, उनमें अर्ली 70s में है। इसलिए हमारी एवरेज ऑक्यूपेंसी इस क्वार्टर में मोटा विल बी अबाउट 72-73%। मैं आपसे फिर एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने आई थिंक स्पिरिचुअल टूरिज्म पर भी नज़र डाली है। दैट्स द हॉटेस्ट थिंग इन द मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अयोध्या का होटल, वहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स, साथ ही क्या कुछ और ऐसे पॉकेट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आप लेंगे या फिर आगे वेंचर करेंगे? हाँ, तो हमें काफ़ी रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस में होटल हैं, और अभी अगले 3-4 महीने में आई होप वी विल बी एबल टू साइन अ बिग होटल इन अयोध्या एंड 2 स्मॉल होटल्स इन वाराणसी। तो हम ऐसे बढ़ रहे हैं आगे। वी हैव लॉट्स ऑफ होटल्स अंडर नेगोशिएशन। तो इफ थिंग्स आर गुड, अगले 4-6 महीने में वी विल साइन एटलीस्ट 5-6 होटल्स इन रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। मिस्टर केसवानी, फिर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, एट द रेट जिस रेट पर आप होटल्स साइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और आपने कहा कि FY25 में you'll have perhaps 200 hotels under your wing, क्या एक्सपेक्ट करें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी? यहाँ पर कितनी और ग्रोथ देखने को मिल सकती है? क्योंकि पिछले 2 साल एकदम पीक साल रहे थे आपकी इंडस्ट्री के लिए। क्या ये सस्टेनेबल है लेवल्स? एब्सोल्युटली सस्टेनेबल है हर्षदा, बिकॉज अभी हमारी इकोनॉमी ऐसे जंक्चर पे है कि जब 5-6-8% बढ़ती है तो होल बंच ऑफ नए कस्टमर आ जाते हैं हमारे मिड मार्केट होटल्स के लिए। ऐसे सोचिए कि अगर इकोनॉमी 6% बढ़े इस साल और 7%, तो हमारे कस्टमर्स करीब 20% बढ़ते हैं, बिकॉज वो उस कैटेगरी की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। तो माय व्यू इज वेरी बुलिश ऑन द इंडियन होटल सेक्टर। मैं सोच रहा हूं कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है कि पहले जो अगर हो सकता है
20-30 मिलियन कस्टमर्स थे इंडिया में who could stay in branded hotels. मैं सोचता हूँ अगले 4-5 साल में वो 100 मिलियन हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे, 3-4 करोड़ से इतनी बढ़ेगी। ओके मिस्टर केसवानी, जैसा कि अभी तो आपकी कैपेसिटी पर और कैपेसिटी एडिशन जो होगा, जो रूम एरिया होंगे, उनके बारे में बात हुई। लेट्स टॉक अबाउट नाउ दिस आई थिंक हॉलीडे सीजन, क्योंकि मार्च अंत में है, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, अप्रैल मई जून आपका जो हॉलीडे सीजन है वो स्टार्ट होगा। सर, इन कंपैरिजन टू लास्ट आई थिंक दिस सेम टेन्योर, इस बार आप टैरिफ्स को कितना ऊपर देख रहे हैं, और जो बुकिंग हुई है अप्रैल मई जून की, वो पिछले साल की तुलना में कितनी ज़्यादा है? तो वीरेंद्र, हमारे जो 70% ऑफ आवर होटल्स आर इन बिजनेस डेस्टिनेशंस, नॉट लेजर, तो हमें इतनी बेनिफिट नहीं होती है जब हॉलीडे सीजन स्टार्ट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हॉलीडे सीजन स्टार्ट होता है तो बिजनेस ट्रैवल कम होता है। पर अगर मैं पिछले Q1 देखूं और आगे वाले Q1 में देखूं, तो हमारे रेट्स में सोचता हूं 10-12% ज्यादा होंगे, और ऑक्यूपेंसी विल बी स्लाइटली बेटर। ऑलराइट, चलिए पतंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको थैंक यू आउटलुक के लिए। चलिए इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लेमन ट्री होटल्स एक ऐसा सेक्टर जहां पर शानदार मूव्स रहे हैं, और 12 महीने का मूव, इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड आप कोई भी होटल स्टॉक उठा के देख लीजिए, सभी ने अच्छा किया है। और ऐसे पतंजलि जी कह रहे थे कि 7,000 में मिलता है, मैं तो चेक कर रहा था 10,000 दिखा रहा था कलीना वाले होटल का रेट, वो भी 3 स्टार है। तो 3 स्टार का ये रेट है, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय होटल्स का क्या सीन चल रहा है। इंडियन होटल्स का भी रेट हमने देखा था, जूनिपर होटल्स की भी अच्छी लिस्टिंग हुई थी। यहाँ पर सिद्धार्थ, आपके पोर्टफोलियो में है क्या कोई होटल स्टॉक, या फिर ये वाला स्टॉक लेमन ट्री फॉर एग्जांपल? जी अनुज, होटल सेक्टर हमें काफ़ी पसंद है। हमने पिछले 2-3 सालों से इस पर एक बहुत ही पॉजिटिव बना के रखा है। बोथ जो मार्केट लीडर है इंडियन होटल्स और लेमन ट्री, एंड मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड भी दिया है। तो एक हमें लगता है कि जो सेक्टर है एक फेवरेबल डिमांड सप्लाई डायनेमिक से गुजर रहा है, जहां डिमांड काफ़ी बेटर है, जो एवरेज रूम रेट्स हैं उसमें बहुत बढ़त देखने को मिली है। एवरेज ऑक्यूपेंसी जो है, जो अभी भी लेमन ट्री के प्रमोटर बता रहे थे कि काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो इन दोनों का बेनिफिट हमें दिखता है कि जो ओवरऑल सेक्टर को काफ़ी मिल रहा है। उसके अलावा जो नए कुछ रीजंस है, जैसे कि रिलीजियस टूरिज्म है, वेडिंग सीजन्स है, जो कन्वेंशन सेंटर्स हैं, लार्ज कन्वेंशन सेंटर्स खोल के भी इन सेक्टर्स को या इन कंपनीज को बेनिफिट मिला है। लेमन ट्री अपने आप में काफ़ी ग्रोथ देख रहा है, बहुत सारे नए होटल साइन किए हैं, और जो उनका एसेट लाइट ग्रोथ मॉडल है वो भी हमें काफ़ी पसंद है। कंपनी थोड़ी बहुत ज़्यादा बिजनेस फोकस्ड है, ना कि वेकेशन फोकस्ड है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम देख रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, तो उसका बेनिफिट लेमन ट्री रहता है। हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। हमारा जो टारगेट है वो 170 का है, और बाय रेटिंग के साथ हमें लेमन ट्री बहुत पसंद है होटल सेक्टर में। मीनवाइल वो जो खबर यतिन ने ब्रेक की थी, और 5 मिनट भी नहीं लगे उसमें, और वो कंफर्मेशन आ गई, सांगी इंडस्ट्रीज़ में 2% तक हिस्सा बेचेगी अंबुजा। देखिए, यतिन ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि 2 से 3% तक का ब्लॉक जाएगा, और क्योंकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म से बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक ज़रूरत है उस ब्लॉक की। यतिन वापस उड़ गए हैं स्टूडियो में, कभी नहीं लगी होगी, ये एक रिकॉर्ड है हमारा। लेकिन अच्छा हुआ हमने वो ब्रेक कर दी स्टोरी। आपने सुबह सुबह मेल लिखी थी, और आपने टाइम दिया उनकी टीम को रिस्पॉन्ड करने का। आपने मुझे भी इसमें सीसी में रखा था मेल में, तो मुबारक आपको इस खबर के लिए। और एक बार रिविजिट कर लेते हैं फिर इसको। बिल्कुल, अगर हम देखें पूरे मामले को, तो जैसे कि हमने पहले बताया कि जो अंबुजा सीमेंट है, इसकी जो होल्डिंग है वो सांगी इंडस्ट्रीज में 60% के ऊपर है। लेकिन क्योंकि दूसरे प्रमोटर्स भी हैं इस पर्टिकुलर एंटिटी में, पुराने प्रमोटर्स के पास अभी भी हिस्सेदारी है, तो कुल प्रमोटर ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग है वो 80.5% है। और उसको कंप्लाई करने के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के हिसाब से अंबुजा ग्रुप और जो प्रमोटर ग्रुप है उसको अपना हिस्सा कम करना था।
अब एक्सचेंजेस को ऑफिशियली जो सांगी इंडस्ट्रीज ने इंटीमेशन भेजा है वो ये भेजा है कि प्रमोटर ग्रुप इंक्लूडिंग अंबुजा सीमेंट यहाँ 51.66 लाख शेयर्स, यानी ब्रॉडली ये मान लीजिए 51 लाख शेयर से थोड़े ज़्यादा शेयर्स ये बेचेंगे ओपन मार्केट में, और ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म को मीट करने के लिए फर्स्ट ट्रांच जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ऑब्वियसली हमारी जानकारी के हिसाब से ये ब्लॉक डील अभी हो जानी चाहिए, इसी हफ्ते हो जानी चाहिए। तो ये देखा जाएगा किस दाम पे होता है, क्योंकि 121 रुपये से थोड़े ज़्यादा प्रीमियम पे अंबुजा सीमेंट ने 7% एक्वायर किया था ओपन ऑफर में, और उसमें से 2% वो बेचने जा रहे हैं ओपन मार्केट में। तो ये देखा जाएगा किस दाम पे प्राइस होता है, लेकिन हाँ खबर पे मोहर लगती हुई और अंबुजा सीमेंट यहाँ अपने 51 लाख शेयर्स थोड़े ज़्यादा शेयर्स बेचता हुआ दिखाई पड़ेगा सांगी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही वो ब्लॉक डील मार्केट में आएगी ऑब्वियसली CNBC आवाज़ आपको बताएगा जब वो ब्लॉक लॉन्च होगा, लेकिन ये समय खबर पर मोड़ लगती है। एकदम ऑन द डॉट वो खबर भी एक्सचेंजेस कंफर्म करते हुए स्टॉक देखते ही देखते अनुज करीब 2.5-3% की बढ़त दिखा रहा है, क्योंकि जब हम इसकी चर्चा पहले कर रहे थे करीब स्ट्रगल कर रहा था, 100 के नीचे ही था। हाँ, तो एक अच्छा मूव आया इसमें। नहीं, बात यतिन ने सही की, लेकिन 121 पे लिया था इन्होंने। जी 121 रुपीज 70 पैसे के आसपास, मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन हाँ 120-121 के आसपास ओपन ऑफर थी जहां लोगों ने टेंडर किया था, जहां 7% के आसपास अंबुजा सीमेंट को हासिल हुआ था। और क्योंकि वो 7% एक्सेस ही ऐसे माना जाए तो उसमें से एक छोटा पोर्शन वो बेच रहे हैं ताकि जो सेबी की गाइडलाइंस है उसको मीट किया जाए और ट्रांचेज में धीरे धीरे करके इसको 75 के नीचे लाया जाए। 121 रुपये 90 पैसे पर वो ट्रांजैक्शन हुई थी। शायद मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि उससे कम में तो क्या बेचेंगे। वैसे मतलब ज़रूरी नहीं है, मार्केट की कंडीशन डिफरेंट होती हैं। उस समय कंडीशन डिफरेंट थी, अभी कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन बात करते करते स्टॉक अब 9% ऊपर। देखिए मतलब इस समय वैसे लॉजिक नहीं है 9% चलने का स्टॉक का, क्योंकि सप्लाई आ रही है और प्रमोटर बेच रहा है। लेकिन खैर एनीवे, वैसे मिड कैप्स का हाल थोड़ा सा ख़राब ही है। प्लस ये कोई रूल नहीं है कि अगर उन्होंने 121 पे लिया था तो 121 में ही बेचेंगे। अभी जो मार्केट का रेट है उसमें बिकेगा। लेकिन खैर ये अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन आती हुई न्यूज़ की। तो ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखिए, इस पर आगे हम नज़रें बनाए रखेंगे। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी खबर पर तुरंत प्रभाव से ही मोहर लग गई है। दूसरे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। निफ्टी एक बार देख लेते हैं, कंसिडरिंग ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है, अब 4 पॉइंट नीचे, लेकिन हाँ थोड़ा सा नेगेटिव शेड के साथ ट्रेड बनता हुआ। आज के दिन जहाँ पर HDFC बैंक में अच्छी तेज़ी है, SBI की चाल काफ़ी कमज़ोर है। तो एक बार SBI रचना जी अगर आप देख सकें, क्योंकि निजी बैंकों में इंटरेस्ट जारी, लेकिन ये स्टॉक लड़खड़ाया है, क्या लग रहा है चार्ट पर? जी, जहाँ तक SBI बैंक की बात है, SBI डेफिनेटली लुढ़क रहा है सुबह से, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम वो जहाँ पे बैठा है वहां पे एक सपोर्ट है, भले चाहे वो टेम्पररी रहे, बट 762 इज अ सपोर्ट। और अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो यहाँ से एक माइनर अपस्विंग बन सकता है, जो इस काउंटर को दोबारा से 770 एंड 774 की तरफ लेके जाएगा। बट ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए अगर यहाँ पे टर्न आता भी है, सपोर्ट होल्ड करता भी है, तो छोटे छोटे टारगेट्स रख के बुक आउट करते रहे, बहुत ज्यादा लंबी उम्मीद न रखें। नेवरदलेस 762 इज अ सपोर्ट। जय जो थ्रस्ट जनरेट किया था आज HDFC बैंक ने, उसको हाथों हाथ एक साइड से ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मीनवेल कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, अभी आपकी इस वक्त की कॉल क्या है? आप शॉर्ट या फिर लॉन्ग्स की पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं? या गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, वैसे मार्केट अगर देखा जाए तो काफी वॉलेटाइल है और एक ही रेंज के अंदर है। कई बार इसने 22,400 के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ये फेल हुआ है। बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट फॉरगेट कि आज एक बड़ा इवेंट भी है। आज इन्फ्लेशन के नंबर्स यूएस में भी आने वाले हैं और इंडिया के भी इन्फ्लेशन नंबर्स जारी होंगे। तो मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा और इसी वजह से मुझे लगता है कि जहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, उन स्टॉक्स में कुछ फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है HDFC बैंक बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसे ही एक लॉन्ग की पोजीशंस के बेसिस पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम इसके जो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है 1500 के लेवल्स, इन लेवल्स के करीब ये जा सकता है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली ये स्टॉक ने एक प्राइस गैप छोड़ा था, तो उन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके निकला है तो उन लेवल्स तक जा सकता है। करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा एट 1430, जो आज के लोवेस्ट लेवल्स है। तो 1430 का स्टॉप लॉस रखें
और करंट लेवल से HDFC बैंक को लॉक। ओके, चलिए फिर ये होगी बात HDFC बैंक की। कविता जी भी जुड़ी हमारे साथ। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मार्केट में मुझे लग रहा है जो स्टॉक अभी रेजिलियंस शो कर रहा है उसमें टाटा कम्युनिकेशन इज लुकिंग गुड ऑन द चार्ट सेटअप और एंड इवन ऑन डेरिवेटिव। 1996 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है अपसाइड ओपन है इसमें 2015 2015 के लेवल के लिए, 2015 2030 के लेवल के लिए टाटा कम्युनिकेशन पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1975 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टाटा कॉम। और टाटा कॉम पर मेरे ख्याल में वीरू ने भी मेंशन किया था कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव बन रहा है 1.5% ऊपर, और कविता जी भी इस पर ही तेज़ी का कॉल दे रही हैं। चलिए, इस बीच वोडाफोन आइडिया स्टॉक स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अपडेट है। नीलामी से पहले वोडाफोन आइडिया में करीब 2 सर्कल्स में जो 4G स्पेक्ट्रम है वो सरेंडर इन्होंने कर दिया है। पश्चिम बंगाल और पश्चिम यूपी में करीब 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम सरेंडर हुआ है। ऐसा क्यों किया और कितना यहाँ पर वोडाफोन के बुक्स पर इसका रिफ्लेक्शन आएगा? असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम, बताइए। देखिए, कंपनी के पास पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 सर्किल में स्पेक्ट्रम है और ये खासतौर पे कि ये इसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। तो सरकार ने कंपनी को ऑप्शन दिया था कि आप 3 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर लीजिए क्योंकि हम अभी फिलहाल स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कंपनी ने अपना स्पेक्ट्रम जो यूपी वेस्ट है और पश्चिम बंगाल है उसका 1800 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सटेंशन करने से इनकार कर दिया। करीब 5 मेगाहर्ट्ज का ये स्पेक्ट्रम है। तो कंपनी की जो स्पेक्ट्रम की लायबिलिटी है वो उससे काफ़ी कम हो जाएगी। कंपनी के पास यहाँ पर 900 मेगाहर्ट्ज के अंदर भी स्पेक्ट्रम है, तो कंपनी ने उसको अब रिन्यू करने के लिए आवेदन दे दिया है सरकार के पास। और करीबन इसके लिए वोडाफोन आइडिया ने 8 करोड़ रुपए की रकम सरकार को चुका भी दिया और सरकार ने इसके ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। लेकिन 20 मई को जब नीलामी होगी तो कंपनी जो है ये 5 मेगाहर्ट्ज जो कंपनी ने सरेंडर किया इसके लिए बिड भी नहीं करेगी। तो सीधे सीधे कंपनी अब अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए अपना स्पेक्ट्रम जो है वो सरकार को वापस कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप असीम। और ये वोडाफोन आइडिया अब 1365 पर, यहाँ पर भी रिसेंट हाई से अच्छी करेक्शन, 18 रुपये तक गया था ये स्टॉक अभी रिसेंटली, और अब 1370 पर। सिद्धार्थ, कोई व्यू है इस स्टॉक पर? बहुत डिफ़िकल्ट है व्यू। देखिए, कंपनी के डेट काफ़ी थे एंड रिस्ट्रक्चरिंग की काफ़ी बात चल रही है। हाल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर अप्रूवल भी लिया है फंड रेज करने का, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा बिकॉज डेट जो बुक्स में है वो कम होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट शेयर की तरफ देखें तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने मार्केट शेयर लॉस किया है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है ऑन अ फंडामेंटल बेसिस। अगर आप देखें कोर बिजनेस अगर नहीं अच्छा करता है तो, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ फ्लोज एंड डेवलपमेंट्स, अब जैसे आज का न्यूज़ है या अगर उन्होंने सक्सेसफुली फंड रेज कर लिया, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो थोड़ा बहुत मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, बिल्कुल। खैर, अभी के लिए तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, पूरी स्मॉल कैप स्विफ्ट में, मिड कैप स्विफ्ट नहीं वैसे तो। चलिए, आप शुरुआत करते हैं 4 का चौका की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत से, उसके बाद गावस्कर एफएनओ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत चौहान से हम लेंगे चार्ट का चमत्कार, और फिर मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ खेमका। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? तो अनुज जी, मुझे टाटा कम्युनिकेशंस काफी अच्छा लग रहा है। एक वीक मार्केट में ये स्टेबिलिटी रखा हुआ है और इसकी जो 2000 स्ट्राइक प्राइस की मार्च महीने की जो कॉल ऑप्शन है जो करीबन 63-62 के जोन में चल रही है, तो इसको 44 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे 44, और यहाँ का जो टारगेट 1 होगा वो 95 95, टारगेट 2 110 110 का होगा। तो 2000 का कॉल लेने की सलाह टाटा कॉम, ये इनफैक्ट एक फेवरेट उभर कर आ रहा है इस दोपहर के ट्रेड का। 63 के आसपास आप खरीदेंगे, यहाँ पर चांसेस हैं कि यहाँ पर अच्छी खासे रिटर्न्स बनेंगे। तो टाटा कम्युनिकेशंस ये है सस्ता ऑप्शन। गावा जी, बताइए एफएनओ सुपरस्टार। एफएनओ सुपरस्टार में ध्यान दूंगा सिंजीन पर, बेस फॉर्मेशन है, एग्रेसिव कॉल है, ट्रेड करे करीब 692 के आसपास। मेरे ख्याल से यहाँ से एक अप्रूव मिलना चाहिए, 685 का स्टॉप लगाना चाहिए, 7-8 रुपए का, ज्यादा नहीं। यहाँ पर भी है 7-8 रुपए का स्टॉप लगाइए। ऑन द अपसाइड करीब 10-15 रुपए का एक मूव नजर आता है, शायद 705 710 एक पॉसिबिलिटी है। तो ये सिंजीन पर ध्यान देना चाहिए, एग्रेसिव कॉल है बट लुक्स लाइक यहाँ से हम पूरा अप्रूव मिलना चाहिए।
ओके, संजन प्रकाश सर की कॉल यहाँ पे आज का फिल्म सुपरस्टार श्रीकांत जी, आपका ट्रेड क्या पिक रहेगा चार्ट का चमत्कार आज का? देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और चार्टिकली अगर देखा जाए तो 2021 के हाई के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अगर जो इसके नेक्स्ट लेवल्स उभर के आ रहे हैं वो तकरीबन 4400 से लेकर 4500 के हैं। तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। साथ ही साथ अगर आज के इवेंट को अगर देखते हैं तो उस इवेंट में अगर इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आने वाले हैं, अगर यहाँ पे एज पर एक्सपेक्टेशंस अगर नंबर आते हैं तो या तो जो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा और अगर अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि थोड़े कम नंबर आते हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा अगर गिर के अगर आता है, तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव होगा और इसी वजह से मुझे लगता है कि टीसीएस करंट लेवल से लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 4100 का, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, लेकिन टारगेट्स भी 4300 से लेकर 4400 के नजर आते हैं। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा की बात करते हैं। सिद्धार्थ खेमका के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी बताइए आपका पिक। जी अनुज, जो मेरा पिक है वो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था। जो लार्ज मिड कैप है वो है इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। तो जो वन ऑफ द प्रमोटर्स है जो कल ने अपना स्टेक सेल किया, उनको 3.3% स्टेक बेचना था, मगर मार्केट में इतना अच्छा डिमांड था कि उन्होंने 5.8% स्टेक बेच दिया है। तो हमें लगता है ये स्टेक सेल के बाद जो नियर टर्म एक ओवरहैंग है प्रमोटर का स्टेक सेल का, वो चला जाएगा। कंपनी ने हाल में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है। ग्रोथ जो है मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा ग्रो करके अब 60% से अबव हो चुका है। ग्लोबल मार्केट्स में भी कंपनी अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रही है मार्केट शेयर गेन करने के लिए। तो फंडामेंटली काफ़ी बेटर प्लेस्ड है। जो हम देख रहे हैं ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी स्पेस और वेकेशन और ट्रैवलिंग का जो थीम है वो काफ़ी चल रहा है और जिसमें इंटरग्लोब काफ़ी बेटर कर रहा है। अब ये स्टेक सेल के बाद हमें लगता है कि थोड़ा बहुत जो फ्री फ्लोट बढ़ गया है उसके वजह से भी थोड़े फ्लोज इनफ्लोज आ सकते हैं MSCI FTSE, जिसके वजह से थोड़ा बहुत नियर टर्म में भी मोमेंटम हो सकता है। तो हमारा टारगेट है अबाउट 3850 का। तो हमें लगता है कि अच्छा मोमेंटम के साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है मिड कैप स्पेस में इंटरग्लोब एविएशन। एविएशन में एक ट्रेड इस समय सुझाया जा रहा है सिद्धार्थ खेमका की तरफ से। आपके लिए सारे ट्रेड्स में रिकैप कर रही हूँ। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन में टाटा कम्युनिकेशंस के साथ 2000 का कॉल लेने की सलाह। 6350 पर आपको सजेस्ट किया, 70 तो आ ही गया है, लेकिन टारगेट 95 से 110 के रहेंगे। 44 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप। फिर सिंजीन पर गावा साहब बुलिश हैं, 705 710 के टारगेट के लिए एक मौका, 685 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। श्रीकांत को पसंद आ रहा है TCS। आज चार्ट का चमत्कार में 4400 4500 का टारगेट, इधर 4100 के आसपास का स्टॉप लॉस। और सिद्धार्थ मेंशन कर रहे हैं कि वो जाएंगे दरअसल इस समय इंटरग्लोब एविएशन के ट्रेड के साथ, जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम आगे जारी रहने के आसार हैं। कल से ही वो स्टॉक थोड़ा सा आज फोकस में रहा है। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। अब तीनों इंडाइसेस आपको हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देंगे। निचले लेवल से ITC कोशिश कर रहा है कुछ रिकवरी दिखाने की, लेकिन अभी भी ये स्टॉक करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ, इनफैक्ट ITC पर भी मैं आपकी राय लेना चाहूँगी, कंसिडरिंग ये एक शेयर जहाँ पर वो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको की हिस्सा बिकवाली की खबर शायद इसी हफ्ते आ जाएगी, उसका ओवरहैंग रहेगा स्टॉक पर, लेकिन किन लेवल्स पर आप ज़्यादा कंफर्ट रखेंगे और पोजीशंस खरीदने के लिए? कुछ आगे शायद वो अपना स्टेक और हल्का करते रहें, ऐसे में खरीदना है डिप पर स्टॉक या नहीं? जी बिल्कुल हर्षदा जी, जो हमारा व्यू है ITC पर काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप देखें जो ओवरऑल कंज्यूमर स्पेस में एकलौता कंपनी है जिसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है कंपेयर टू HUL, डाबर, मैरिको। अगर आप देखें जो कोर FMCG, जो नॉन सिगरेट FMCG बिजनेस है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स काफ़ी बेटर रहे हैं, रिजिलियंट रहे। तो हमें ये स्टॉक काफ़ी पसंद है। डेफिनेटली ये जो एक स्टेक सेल प्रमोटर की तरफ से आएगा, इसमें बहुत सारा क्लैरिटी अभी है नहीं, बिकॉज कितना % स्टेक सेल करेंगे, कितने प्राइस पे करेंगे, कितना डिस्काउंट पे करेंगे, उस सब के ऊपर काफ़ी मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। बट हाल में स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ से अगर 4-5% और डिप आता है तो मुझे लगता है एक अच्छा लेवल होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक में री एंटर करने को। सिगरेट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो रही है, नॉन सिगरेट FMCG बिजनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है मार्जिन्स के प्रति,
और जो अदर सेगमेंट्स है, होटल्स है, वो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। आईटी बिजनेस कंपनी ने हाइव ऑफ करने की बात की है। तो इन सबको लेते हुए हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, और अगर कोई स्टेक सेल अगर डिस्काउंट पे होता है तो निवेशकों के लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगी। बिल्कुल। इसमें ना एक गलती जो लोग करेंगे कि थोड़ा उसको प्रीएम्प्ट करने की कोई ट्रेड, कि मैं प्रीएम्प्ट कर लूँ कि कुछ अच्छा ट्रेड मिल जाए इसमें आज तक, जैसे ब्लॉक डील से पहले कई लोग करने की कोशिश करते हैं। इसमें बेटर रहेगा कि आप एक बार डील हो जाने दें, उसके बाद एक व्यू लेंगे, तो वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है वैसे बाय द वे, अब करेक्शन के बाद वापस इसके डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, करीब 3.5-4% के करीब मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड हो गई है आईटीसी की। 380-390 के नीचे मुझे लगता नहीं ज़्यादा डिक्लाइन है यहाँ पर, लेकिन 420-30 के ऊपर अपसाइड के लिए भी ब्लॉक डील में अच्छे नामों का आना बहुत ज़रूरी होगा। एक आध जैसे कहते हैं ना ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू ब्रीड जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो नाम आना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे तेज़ी बनेगी, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। खैर, एक काम करते हैं, बात करते हैं एसएमए शेयर्स की, एक ऐसी चीज़ जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। बीएसई का एसएमए इंडेक्स आज 4.5% नीचे है। कल सेबी चेयरपर्सन ने भी चेताया है कि इस सेगमेंट में कुछ तो गड़बड़ है। इस पूरी अपडेट के साथ सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। तो एसएमई स्पेस के अंदर एक भारी भरकम बिकवाली बीते 2 सत्रों में हमने देखी भी है, और लगातार न्यूज फ्लो ड्रिवन भी है, इवेंट बेस्ड भी इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। करीब 5.5% आज महज ये इंडेक्स टूटता हुआ दिखाई पड़ा है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स, बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स जो है करीब 5.5-6% के आसपास डिक्लाइन उसमें आज ही सत्र में देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रफली 1 शेयर की तेजी के सामने रफली 10 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, और ये बिकवाली की इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो यहाँ पर 20% तक के बिकवाली भी अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। 10 सत्रों में करीब 14% के आसपास ये इंडेक्स टूट चुका है। 10 सत्र यानी कि 26 फरवरी के आसपास इस इंडेक्स ने अपना साल का ऊपरी स्तर बनाया था, और वहां से लेके अब तक इस अगर इंडेक्स को देखा जाए तो करीब 14% के आसपास का डिक्लाइन इस इंडेक्स में हमने आते हुए देखा है। मासिव सेल ऑफ रहा है, और मासिव सेल ऑफ अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट एक महीने में कई ऐसे शेयर भी हैं जो कि आधे होते हुए दिखाई पड़े हैं अपने फॉल के मद्देनजर। कुछ स्टॉक जो कि ऊपरी स्तर से काफी टूटे हैं, मिसाल तौर पे यूफोरिया इन्फो करीब 70%, इनोकाइज करीब 63%, सियाराम रिसाइकलिंग 56% के आसपास का फॉल यहां पर आया, श्री बालाजी 52%, न्यू स्वान मल्टी 46%, सीएफएफ फ्लूइड करीब 30% का फॉल यहां पर है। इतना ही नहीं, अगर बीते एक महीने में कुछ परफॉर्मेंस देखी जाए तो ईशान इंटरनेशनल 52%, वी मार्क 50%, सीएमएम इंफ्रा 48%, यूडी सोल्यूशन 46%, यूफोरिया 46%, एसवीजे एंटरप्राइजेस करीब 46%, और कलेक्सोर या फिर इंस्पायर फिल्म, रिव्यूज फार्मा 30 से लेकर 40% तक का फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक मासिव सेल ऑफ तमाम एसएमईज के अंदर हमने आते हुए देखा है, और उसका एक इम्पैक्ट है कि इंडेक्स में करीब 10 से 15% तक का डिक्लाइन एक महीने में आता हुआ देख चुके हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। बिल्कुल, और प्रॉब्लम है यहाँ पर विदाउट अ डाउट, और इसमें कोई डाउट नहीं है, जो सभी चेयरपर्सन ने भी कहा है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। 18 करोड़ के आईपीओ में, 50 करोड़ के आईपीओ में 15 हज़ार करोड़ की बोलियां आ रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ थी। और अब देखिए, यहाँ अच्छी खासी जांच होनी चाहिए, तब निकल के आएगा कि क्या हुआ है, और ख़ास तौर से जो कुछ आईपीओस थे उसकी अच्छी खासी जांच होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर सीआईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। ये फाइनली मार्केट में जो एक 3-4 महीने से वार्निंग थी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सूबरेंस है, क्या अब फाइनली मार्केट उसको हीड कर रहा है, या फिर ये फिर से छोटी सी शैलो करेक्शन होगी और विल मूव ऑन? अनुज, बहुत डीप करेक्शन नहीं लगता है, बट काउंटर स्पेसिफिक होगा। जैसे आपने चर्चा की, एसएमईज में काफी फ्रॉड था। हमने देखा आरबीआई ने भी एक्शन लिया आईपीओ फाइनेंसिंग को लेके। उसके अलावा सेबी वार्न कर रहा है म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए। कुछ हद तक म्यूचुअल स्मॉल कैप फंड ने अनुज कैश लेवल्स बढ़ाए हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। तो जब कई बाजार कारण ढूंढता है, जब इतना तेज रनअप हो जाता है, और यहाँ पे 2-3 कारण एक साथ आ गए। सेबी का वरी आ गया, स्ट्रेस टेस्ट आ गया, थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आई कुछ काउंटर्स को लेके, स्पेशली कुछ ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स को लेके। मैं नाम में नहीं लेना चाहूंगा कंप्लायंस की वजह से, वहां पे आया, उसका भी थोड़ा रब ऑफ है। और एक नॉर्मल जब आप 70-80% इंडेक्स ऊपर जाएगा साल में, तो 10-15%, और यहाँ यही होता है। देखिए, ब्रॉड मार्केट में आपको पेन नहीं दिखेगा। निफ्टी अभी भी 22,300-400 दिखेगी,
और यहाँ इस स्पेस से 10-15-20% जो है रिटर्न साफ हो जाते हैं। ये 2017-18 में भी सेम हुआ था जब सेबी ने रिकैटेगराइजेशन किया था। मुझे लगता है थोड़ा सा और क्लीन अप होगा क्योंकि कुछ फाइंडिंग्स आएंगी जैसा आपने बोला, बट वो ब्रॉडर मार्केट में नहीं, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में होगा। इनफैक्ट जो लोग फ्रेश पैसा डालना चाह रहे थे स्मॉल मिड कैप्स में, अगला शायद 1 महीना उनके लिए अच्छा है अगर थोड़ा पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं। तो आप कहाँ मौके ढूंढेंगे इस करेक्शन में? कौन कौन से स्पेसेस, स्टॉक्स आपके हिसाब से लिस्ट बना के रेडी रखनी चाहिए जहां पर करेक्शन में आप बाय करेंगे? अनुज, कुछ पीएसयू नेम्स में मुझे लगता है स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। कुछ पीएसयू नेम्स मीटू करके चल पड़े थे कि एक्स स्टॉक चल गया है तो वाई को भी चलना चाहिए। आई थिंक अब बाजार दिखा रहा है, सीपीएसई इंडेक्स में भी ठीक ठाक करेक्शन आया है। तो मैं कुछ डिफेंस नेम्स देख रहा हूँ वहाँ पे, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ हम एयर डिफेंस सिस्टम के नेम्स हैं जहाँ पे जैसे हमें एचएएल पसंद है। कुछ रेलवे स्टॉक्स में काफी ठीक ठाक करेक्शन आया है, हमें टीटागढ़ काफी अच्छा लगता है। कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स में मुझे लगता है, जैसे आईटीसी में मुझे लगता है ये थोड़ा ओवरहैंग है बैट का, सेल का। अगर ये हो जाता है इस हफ्ते में तो बड़ा ओवरहैंग चला जाएगा और मैं देखना चाहूंगा कौन इन्वेस्टर्स आते हैं, क्योंकि इवेंचुअल काफी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती है। सिगरेट बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस में आप देखिए 11% कैपिट मार्जिन, बहुत मेहनत लगती है इस फ्रेंचाइज को बनाने में, 10-20 साल लग जाते हैं। आप देखिए एचयूएल इंडिया में लीडर है, वर्ल्ड वाइड पीएनजी है, लेकिन इंडिया में डिस्प्लेस नहीं कर पाया लीवर को पीएनजी, तो टाइम लगता है एफएमसीजी में। और आईटीसी ने वो समय लगा लिया, एक वैल्यूएशन मल्टीपल मिलेगा उसे भी कंज्यूमर कंपनी का किसी समय पे। बैंक्स में मुझे लगता है थोड़ा सा वापसी हो सकती है, एनबीएफसी थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं नियर टर्म में। तो ये कुछ पॉकेट्स देख रहे हैं और कुछ स्मॉल मिड कैप्स हैं अनु, जहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि पूरा मार्केट में करेक्शन आया है तो वो भी थोड़ा बहुत गिर रहे हैं। जैसे कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, संधार टेक्नोलॉजीज है, कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट क्योंकि करेक्ट हो रहा है स्मॉल मिड कैप में, तो थोड़ा सा रब ऑफ की वजह से पिछले कुछ 2-3 दिनों में 10-20% का करेक्शन। ओके गुरमीत, लार्ज कैप में अगर बात करूं तो 1-2 पॉकेट्स में इन आई थिंक डेज ऑफ टर्बुलेंस के बीच में बाजार ने काफ़ी जो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस शो किया है वो है आईटी, और आईटी में टीसीएस आज ऑल टाइम हाई छुआ टीसीएस ने। आई मीन ये अब तक लीडरशिप एचसीएल टेक्नोलॉजीज के हाथ में थी, लार्ज कैप में रहते हैं अभी। आपका व्यू लार्ज कैप आईटी में और टीसीएस को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस प्राइस पे? जब भी थोड़ा भी मार्केट में विरोधी हलचल होती है, थोड़ा सा डिफेंसिव नेम हो, जैसे आईटी है एफएमसीजी है, थोड़ा सा फ्लो स्पेसिफिक मूवमेंट होता है। टीसीएस ने वैसे भी लार्ज कैप आईटी में आउट परफॉर्म किया है। आप चाहे मार्जिन्स की बात करिए, डील विंस की बात करिए, अगर आप उनकी वर्टिकल वाइज ब्रेकअप देखेंगे, रेवेन्यू मिक्स काफी बेहतर है इन्फोसिस और बाकी लार्ज कैप आईटी के मुकाबले। उनका जो कमेंट्री रहा है बहुत अच्छा रहा है, और एआई रिलेटेड भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पे अच्छी न्यूज हमने देखने को मिली है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, फ्री कैश फ्लोज हैं, डिविडेंड डील अच्छा है, थोड़ा सा डिफेंसिव बेट है। हम आईटी में अभी जो ऐड कर रहे हैं, केपीआईटी ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि जो कार का सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, कार की कॉस्ट का काफी बड़ा हिस्सा होगा, 50-60% होगा अगले 2-3 साल में। तो ये बहुत अच्छा प्ले है। 15-20% का करेक्शन आया है पीक से 1700-1800, हालांकि अभी भी महंगा स्टॉक है, बट जैसा मैंने बोला साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी है। टाटा टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, और आप एचसीएल की क्योंकि आपने चर्चा करी, उसमें 3 बिजनेस जो हैं, तीनों में अच्छा आउटलुक है। तो आईटी सर्विसेज तो है ही है, ईआरडी में भी है, और प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म में भी लास्ट क्वार्टर उन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया। तो मेरी ये 3 पसंदीदा स्टॉक्स रहेंगे आईटी में, और अगर परसिस्टेंट में थोड़ा करेक्शन आता है तो वो भी हमारे रेडार में। गुरमीत, टाटा सन्स का जो आईपीओ का न्यूज़ आया और उसके बाद जिस तरीके से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में खासतौर से टाटा केमिकल्स में मूव आया, उसके बाद जो करेक्शन आई अब लास्ट 2-3 दिन में, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अनुज देखिए, ये जो वैल्यू अनलॉकिंग होती है, ये जब तक इवेंट नहीं हो जाए तब तक, हालांकि मैं थोड़ा सरप्राइज था टाटा केमिकल के शार्प मूव को देख के। हम पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, बट 40% मूव होना बिना कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट के थोड़ा सा था। और अब वो तो बाजार यही करता है, अगर न्यूज बेस्ड होता है, न्यूज में सब्सटेंस नहीं होता है तो पुल बैक भी ऐसा आता है। बट वैल्यूएशन कंफर्ट है क्योंकि ये बॉटम ऑफ द साइकिल है सोडा ऐश की, आप देखेंगे, और 10-11 के अर्निंग मल्टीपल पे आप फॉरवर्ड देखेंगे तो चाहे सिंगल डिजिट अर्निंग मल्टीपल पे, और यहाँ मल्टीपल प्लेस है। तो सोडा ऐश का प्रॉक्सी डिमांड हाउस ग्लास है जो कि हाउसिंग और इंफ्रा से लिंक्ड है, फिर रेलिस इंडिया में स्टेक है, टाटा सन्स में कभी ना कभी वो वैल्यू अनलॉकिंग रियलाइज होगा।
और स्पेशलिटी केमिकल में टाटा केमिकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो अभी वो वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट जिस तरीके से ये ईवी और हाइब्रिड स्पेस इवॉल्व हो रही है, टाटा केमिकल एक मेजर प्लेयर उभर के आएगा, हमें ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा हम काउंटर सिक्लिकल हो रहे हैं केमिकल स्टॉक्स में। हमें लगता है शायद बॉटम नहीं है साइकिल की, शायद 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का पेन हो रहा है, बट वैल्यूएशन में मेरे हिसाब से 80-90% पेन है। तो हम काफी सारे स्टॉक्स को रेडार पे रखे हैं। टाटा केमिकल हमने होल्ड किया हुआ है, हम दीपक को भी देख रहे हैं, हम नवीन फ्लोरिन देख रहे हैं, हम एसआरएफ देख रहे हैं, हमारे कुछ रेडार में। अगर कुछ और करेक्शंस आता है, एकोटेक है जहाँ पे एशियन पेंट्स के पुराने प्रमोटर्स हैं, तो ये कुछ स्टॉक्स हमारे रेडार में। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर आपकी क्या राय बनी है, स्पेशली पिछले हफ्ते जिस तरह की धुलाई हुई उस अपडेट पर कि सरकार खुद कह रही कि शायद कंपनियां कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट मार्जिन कमा रही हैं और कस्टमर्स को पूरे बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हुए हैं। स्टॉक्स अच्छी खासी टूटे और आज थोड़ा सा एक रिकवरी का मोड देखने को मिला है। क्या अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर कोई नई पोजीशन लेना? अर्शदा जी, मैं पहला पॉइंट मिस कर गया, किस सेक्टर की बात कर रहे हैं आप? सॉरी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, आईजीएल, एमजीएल एंड द लाइक्स। देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें काफी सारे हेडविंड्स हैं। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है प्राइसिंग को लेकर, जहां भी प्राइसिंग इंटरवेंशन रहा है अर्शदा जी, आप लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉकेट में, चाहे वो एमसीज रहे हो। हाँ, अगर और सर्कल्स ऐड होते हैं यहाँ पे, प्लस हमने देखा है कि ईवी का भी इम्पैक्ट है, स्पेशली जो टैक्सी सेगमेंट है उस पे, जो कि एक बड़ा कंपोनेंट होता है। तो थोड़ा मे भी शायद गुजरात गैस जो कि प्रॉक्सी प्ले है मैन्युफैक्चरिंग का भी, और जो गैस बेस्ड प्लांट्स का और बाकी जो भट्टी वाले प्लांट्स होते थे गैस के, वो कम हो रहे हैं। वो एक शायद आप देख सकते हैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक टोयोटा का भी बहुत अच्छा स्टडी आई है 1670 या 1690, जिसमें बोलते हैं कि एक ईवी की कॉस्ट में जो रॉ मटेरियल लगता है उससे 6 प्लग इन हाइब्रिड्स बन सकते हैं और 70 के आसपास नॉन प्लग इन हाइब्रिड बन सकते हैं, और लाइफ टाइम में कार्बन जो प्रिंट है वो हाइब्रिड्स का कम होगा। ये बहुत स्पेस बहुत डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो रहा है। तो मेरा फोकस थोड़ा सा जो है एनर्जी स्पेस में एंसिलरीज में ज्यादा है, ट्रांसमिशन लाइंस में, ट्रांसफॉर्मर्स में, क्योंकि एनर्जी डिमांड बढ़ने वाला है। कॉम्पोजिशन उसका क्या है, वो जो है थोड़ा सा डिस्ट्रप्टिव है, तो हम एंसिलरीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं उस स्पेस में, रादर देन की प्योर एनर्जी जनरेटर्स पे। आपका एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा पॉलीकैब, हालांकि इसमें जो इंसिडेंट जनवरी मिड में हुआ था उससे काफ़ी रिकवर हो गया, सब्सटेंशियल रिकवरी आ चुकी है। बट आपने थोड़ा सा अपना एक्सपोजर और किसी रियल स्टेट एंसिलरी में या फिर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी में बढ़ाया हो गुरमीत, ऐसा कुछ किया है आप लोगों ने इस क्वार्टर में? नहीं, हमने कांस्टेंट रखा है। हमारे पास पॉलीकैब है, हमारे पास सीमेंट स्टॉक्स हैं, हमारे पास कुछ टाइल कंपनीज हैं, कजारिया है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। बट अगर कोई करेक्शन आता है रियल एस्टेट डेवलपर्स में, वो एक मुझे लगता है हम मिस कर गए। जैसे डीएलएफ है या कोई अच्छा डेवलपर है महाराष्ट्र बेस्ड या साउथ बेस्ड, क्योंकि मुझे लगता है ये जो डिमांड है बहुत स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो अफ्लुएंट हाउसिंग की डिमांड है, ये एस्पायरिंग इंडिया को रिफ्लेक्ट करती है, और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई चेंजेस ज्यादा आने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ अच्छा हमें करेक्शन मिलता है तो हम डेफिनेटली ऐड करेंगे। और दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी, क्योंकि एनबीएफसीज पे प्रेशर आया है, तो होम फाइनेंस कंपनीज पे भी थोड़ा सा प्रेशर आया है, तो हम बैंक्स और एचएफसीज के थ्रू मुझे लगता है उसको प्ले करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जून बजट जो फाइनल बजट आएगा उसमें और हाउसिंग को लेके फिलिप आना चाहिए, और हाउसिंग एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। तो होम फर्स्ट है हमारे रेडार में, और कुछ और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं। ओके, अच्छा गुरमीत, कल सेबी चेयरपर्सन ने एसएमई मार्केट को लेकर काफ़ी कंसर्न जताई, और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा एक हाहाकार मचा हुआ है यहाँ पर। अब हम सबको एक ब्रश से नहीं पेंट कर सकते, लेकिन क्या ये माना जाए कि यहाँ पर अभी और बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन बाकी है? 100% अनुज, अभी काफी चीजें और आएंगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि क्लाइंट एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, एचएनआई से मिलता हूँ, एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन रीसेट होना भी जरूरी है। आप कोई भी प्रपोजिशन डिस्कस करिए, सबको इंस्टेंट गेन्स चाहिए, और ये चीजें जब एक्सेस हो जाती हैं तो ऑटो करेक्ट होती है। और मेरी एक लर्निंग है अनुज 20 साल के करियर में, जहां भी रेगुलेटर कंसर्न शो करना शुरू करता है आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। रेगुलेटर ने सबसे पहले शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स पे कंसर्न शो किया था, वो शायद उस टाइम प्राइस में नहीं आया था, लेकिन बाद में हमने देखा कैसे डिजिटल बैंक्स, न्यू एज कंपनीज को
उसका इम्पैक्ट आया। फिर उन्होंने आईपीओ फाइनेंसिंग को लेके बोला। आपको याद होगा कुछ बैंक्स पे उन्होंने क्रेडिट कार्ड को लेके किया था पहले, और अब आरबीआई आईपीओ फाइनेंसिंग को, और एक जॉइंट आप देखिए मिलता जुलता है, आरबीआई का भी क्रैकडाउन है आईपीओ फाइनेंसिंग पे, यहाँ सेबी स्ट्रेस टेस्ट करने को भी बोल रहा है म्यूचुअल फंड्स को। तो बहुत कोऑर्डिनेटेड एक्शन है रेगुलेटर का, और जहां भी रेगुलेटर कंसर्न दिखाता है एज एन इन्वेस्टर हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। और कहीं भी अगर 200-300% रिटर्न अगर लिस्टिंग पे आ रहे हैं, छोटे आईपीओज हैं और कुछ सब्सटेंस नहीं है, तो एक्सेसेस क्लीन होना सिस्टम से जरूरी है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होता है। बात गुरमीत ने बिल्कुल सही बोली कि जब रेगुलेटर्स एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली बोल के नहीं करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि आरबीआई नहीं बोलेगा कि मैं सेबी से भी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे रेगुलेटर से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो दिख रहा है आपको जिस तरीके से एक्शंस आ रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड है। जी हाँ। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये हाथ से इतना बाहर ना निकल जाए कि उसको फिर उसके बाद कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाए, तो इससे पहले कर दें। जैसे कल माधवीपुरी बुच ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि बबल हमेशा आता है, लेकिन आप बबल को इतना बड़ा ना होने दे कि जब वो फटे तो अपने साथ कहीं और को ले जाए। बिल्कुल। इस पास पता है इस पूरे केस में मुझे दिक्कत बस पता है क्या है हर्षदा, जिन्होंने स्मॉल एसएमई में गड़बड़ वो निकल चुके हैं पैसा बना के। प्रॉब्लम सारी ये हो जाती है कि जिनको बनाना था पैसा वो तो भाई 50 का आईपीओ करके 500 में बेच के निकल चुके हैं जी। प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनके चक्कर में जो लेके बैठे हैं 500 रुपए पे, वो अब प्राइस देख रहे हैं 250 होती हुई। तो मतलब कहीं ना कहीं हमको एक ऐसे स्टेज पे आना पड़ेगा जिसमें अगर, एंड आई एम श्योर सेबी के पास उसके टूल्स होंगे कि भाई जिसने 50 से 500 करा था उसका वो पैसा लेके उसके बाद जो 500 में फंसा, ठीक है एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जैसे होता है, और स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हैं तो एक रिस्क लेके आते हैं, लेकिन जो 50 से 500 करके निकल गया है ना, उस गेन को वापस लेना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, स्पेशली अगर वो मैनिपुलेशन से आया तो। देखिए कुछ कंपनियां होंगी जिन्हें वाकई में आपने अपने दिमाग से पैसा बनाया होगा, लेकिन एक मैनिपुलेशन से आया ना, उस पैसे को वापस लेना ना वो बहुत ज़रूरी होगा। अब देखते हैं वहाँ पर क्या एक्शन आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये एक स्पेस है जिस पर ऑफ कोर्स रेगुलेटर्स भी थोड़ा नहीं काफ़ी चौकन्ना हो गए हैं, और आपको भी उतना ही सावधान रहना है जितनी बार हम कहते रहते हैं कि संभल कर चलिए। गुरमीत, फिर ऐसी स्थिति में ये जो रीसेंट रनअवे मूवर्स थे स्मॉल मिड कैप इंडाइसेस में, वहाँ पर क्या एक ब्रश से मुनाफा थोड़ा पूरा नहीं तो थोड़ा एटलीस्ट 50% बुक करना चाहिए? बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि पूरा स्पेस खराब है। अगर लेट्स से आपका पोर्टफोलियो ही पूरा स्मॉल मिड कैप है और आपने लास्ट 1 ईयर में 60 बनाया, अभी 10% मार्केट में ले लिया है, तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा मे बी 25-30-40% उसको कम कर सकते हैं। और मैंने ये बोला है बॉन्ड्स बहुत अच्छा वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। मैंने चर्चा करी थी अनुजी साहब, मुझे याद है बजट पे 7.15 का यील्ड था, ऑलरेडी 7% आ गया है 10 ईयर। तो डबल डिजिट रिटर्न हो सकता है। एक सिंपल प्लेन वनीला गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आप में 1-2 साल का पेशेंस है तो शायद वो भी दे दे। उसके अलावा थोड़ा लार्ज कैप भी, और ये साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। एनवीडिया अगर आप सोचते हैं कि लार्ज कैप में मैं नहीं लूंगा तो शायद पूरा 2-3 साल का रन अप मिस कर जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, अटैक और डिफेंस दोनों करना चाहिए पोर्टफोलियो में, और थोड़ा सा टू गुड टू बी ट्रू स्टोरीज से बचिए। ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आउट परफॉर्मेंस को भी उतना ही क्वेश्चन करिए जितना अंडर परफॉर्मेंस को हम करते हैं। तो 2-3 पॉकेट्स हैं, जैसे कुछ अच्छी टेक्सटाइल कंपनीज में काफी करेक्शन आया है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, हमने देखा है कुछ न्यू एनर्जी कंपनीज में ठीक ठाक करेक्शन आया है, पावर कंपनीज में अच्छा करेक्शन आया है, कुछ डिफेंस नेम्स में अच्छा करेक्शन आया है, ऑटो में अच्छा करेक्शन है। तो ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे काउंटर्स आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, तो वहां पे आप पोजीशन बिल्डअप करना भी शुरू कर सकते हैं। तो मिड कैप्स में कुछ ऐसे पॉकेट्स जहां पे आपका कन्विशन बड़ा है इस प्राइसेस पे, उसका उल्लेख आप करते हुए, और 1-2 स्टॉक्स और देखिए आपकी स्क्रीन पे जो कि अच्छा कर रहे हैं। आज मेट्रोपोलिस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, हालांकि बहुत हाई लेवल्स पर टिक नहीं पाया। एक टाइटन को देखिए आप, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक है, और रामको सीमेंट्स, हालांकि सीमेंट में आज काफ़ी प्रेशर है, और अभी इनफैक्ट गुरमीत ने इस पर अपना व्यू दिया भी। फार्मा में कोई स्टॉक जो कि हाल फिलहाल में इस क्वार्टर में आपने ऐड किया हो, नॉट एग्जैक्टली टुडे, या फिर ऐड करने की मंशा हो आपकी गुरमीत? तो 2-3 चीजें हैं जो रेडार में है। न्यूलैंड मुझे लगता है करेक्शन दिया है उसने 15-20% का। कुछ एक मॉलिक्यूल्स उसके स्टेज 3 में है, कंपनी ने अच्छा किया है, वो हमारे रेडार में है। हालांकि स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
कुछ ब्रांडेड जेनरिक्स पे भी हमारी नजर है, जैसे मैनकाइंड फार्मा और कुछ और ब्रांडेड जेनरिक्स हैं। और उसके अलावा ब्रॉडली फार्मा स्पेस का जो रनअप है, जेनरिक्स में काफी रनअप आ गया है। आप सन देखिए, लुपिन देखिए, वहां उस स्पेस में इतना कंफर्ट नहीं है। और आप एक चीज देखेंगे भी, अगर 10-15 साल 20 साल का भी आप निकालेंगे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स का निफ्टी से 1.5% का आउट परफॉर्मेंस है 5 साल, 10 साल और 15 साल। और लेकिन निफ्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है फार्मा का इंडेक्स में 4-5% है। तो मुझे लगता है ये वेटेज जो है, जो रिप्रेजेंटेशन है फार्मा का, और हेल्थ टेक आ रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है धीरे धीरे, हर कंपनी काफी R&D कर रही है। इनफैक्ट इस टाइम फोकस ये होना चाहिए कि किसका R&D बजट ज्यादा है, कौन कितना रिसर्च कर रहा है। वो हम कई बार स्टॉक प्राइस ट्रैक करने के चक्कर में देख नहीं पाते हैं। मेरा जेन्युइनली मानना है फार्मा का वेटेज, हेल्थ केयर का वेटेज इंडेक्स में बढ़ना चाहिए। हमारे 50 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे और 2 साल में, सोशल सिक्योरिटी नेट कम है, तो हेल्थ का रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स में और ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भाई गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी स्टॉक्स और मार्केट्स पर। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं। डीलिंग रूम चेक, BTST और फिर कल की स्ट्रैटेजी। पहले यतिन के पास डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से 2 स्टॉक्स पर नजर? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले HDFC बैंक, और कहीं ना कहीं यहाँ जो FIIs का मूड चेंज हुआ है वो देखने लायक है। डीलर्स के हिसाब से मार्की FII फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और ये खरीदारी का मोमेंटम 2-4 दिन चल सकता है, और इसीलिए वो यहाँ BTST की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि 1480, 1490 तक के टारगेट्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो HDFC बैंक को लगता है, में डीलर्स को लगता है कि यहाँ से तेज़ी और बननी चाहिए। इसके अलावा HPCL और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में आज शॉर्ट कवरिंग का माहौल है। डीलर्स की अगर आप माने तो HPCL पे पोजिशनली 530-540 के लेवल फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ भी वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं पोजिशनली। ओके, तो HPCL और HDFC बैंक, और HDFC बैंक ऑफ कोर्स एक स्टार परफॉर्मर रहा है आज के ट्रेड का। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। वो स्टॉक करीब 2% ऊपर जाकर टिकने के पूरे आसार दिखा रहा है। चलिए BTST या STBT, क्या ट्रेड लेंगे? गाबा जी बताइए। BTST ऑलवेज, और स्टॉक का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ट्रेड कर रहा है 2343 पर, स्टॉप होगा 2320 पर, बस 22-23 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है वो करीब 2400 के लग रहे हैं। इलॉजिकल टेक्निकल टारगेट्स है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये इस समय का बाय कॉल गाबा सर का। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगे? या आनंद जी, सो रादर BTST, मैं पोजिशनल सेटअप आज मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में भी डिस्कस की थी ऑन HDFC लाइफ। मुझे लगता है यहाँ पर एक पोजिशनल सेटअप इज वेरी गुड। 621 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, अंटिल काउंटर 615 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। यहाँ पर आप बाय ट्रेड इनिशिएट करें फॉर द पर्सपेक्टिव लाइक अ वीक का आप ड्यूरेशन रखें। मुझे लगता है अपसाइड इज ओपन अप टू एज पर प्राइस प्रोजेक्शन 655-660 के लेवल की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, HDFC लाइफ, श्रीकांत आप क्या पिक करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि IT कंपनीज में फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगेन वही है कि जो आज का इम्पोर्टेंट इवेंट है, आई थिंक वो कैसे प्ले आउट हो सकता है उसी के ऊपर थोड़ा सा गेज करके हम कुछ ट्रेडिंग व्यू बना सकते हैं। और इसी वजह से लगता है कि इन्फोसिस को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, जो 1610 1615 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर इसमें अगर तेजी बनती है तो दिस कैन बी अराउंड 1660 1675 सो इजीली। इन्फोसिस करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें अराउंड 1580। ओके, मानस आप क्या कैरी करना चाहेंगे? तो देखिए अनुज जी, LTIM पे खरीदारी करेंगे। LTIM के फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, स्टॉक तैयार एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए। तो LTIM के फ्यूचर में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 5179 के रहेंगे और टारगेट 5300 के आसपास करेंगे। तो LTIM के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 5300 के लिए LTIM में तेजी का ट्रेड। प्रशांत, आप क्या ट्रेड लेंगे? तो हर्षा जी, मेरी फर्स्ट पिक थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सेकंड थी इन्फोसिस। तो अब मैं थर्ड पे जाना चाहूंगा मेटल सेक्टर से, यहाँ पे जिंदल स्टील काफी अच्छा लग रहा है, एक अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है जो कि करीबन 800-805 के करीब है। तो मैं यहाँ पे प्रीएम करके ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 790 790, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 830 830 का। ओके, तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। और डायरेक्टर साहब एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स लिखे आइए, क्योंकि अब हम इंडस्ट्रीज पर हमें कल के लिए क्या अप्रोच रखनी है उसको हम तय करते हैं। एज ऑफ नाउ डाउ जोन्स फ्यूचर्स कोई निर्णायक स्थिति में नहीं है। इट्स फ्लैट एग्जाम फ्लैट, मात्र 9 अंक नीचे ट्रेड करते हुए। इंडस्ट्रीज रखिएगा, इट्स 22331। निफ्टी बैंक
47,266। अनुज, अगर मैं देखूं तो निफ्टी आज अपनी 20 डे की ट्रैजेक्टरी को सिक्योर करके जा रहा है और निफ्टी बैंक अभी आज इंट्राडे लो मोर और लेस 20 डे में रहा। अब जो इसके अगेंस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में हुआ उसको देखते हुए, इस मार्केट ब्रेथ को देखते हुए इंडस्ट्रीज पे क्या करके जाना चाहिए? देखिए वो एक चीज़ बहुत क्लियर समझ लीजिए, ये फ्लाई बाय नाइट करेक्शन नहीं है मिड कैप्स में, ये असली वाली करेक्शन है इस बार की जो करेक्शन है मिड और स्मॉल कैप की। और ये कई स्टॉक्स में लिटरली आपकी कुछ लोगों की चीखें निकाल देगी। ये इस तरीके की करेक्शन की तैयारी हो रही है, तो इसके लिए बहुत केयरफुल रहें। बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी मैं एक चीज़ कहूँगा, आज के एक्शन के बाद नई पोजीशन ना बनाएं। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है अभी आप उसी को कैरी करें, उतना ही काफ़ी है। और 2224 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। आज भी देखिए उसके हम काफ़ी करीब गए थे, 22256 तक गए थे और वहाँ से बाउंस बैक किया, लेकिन बाउंस बैक सस्टेन नहीं किया। तो ये अपने आप में एक वार्निंग साइन है। मुझे लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि 2224 भी एक बार निकल जाए, पॉसिबल है ये, ठीक है। वो 20 डे में भी एक बार टेस्ट हो जाए, पॉसिबल है। तो इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहिए आप, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप से एक माइल डिस्टेंस बना के रखें अभी, छोटे वाले, मतलब अक्रॉस द बोर्ड नहीं, छोटे वाले मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं। और स्मॉल कैप से तो खास तौर से हर रैली में निकलने की कोशिश करें। और एक आखिरी चीज़, अब मार्केट की जो है ना वो बैंक निफ्टी के हाथ में है। आज जिस तरीके से HDFC बैंक ने परफॉर्म किया है, अगर फॉलो थ्रू मिल जाए तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन क्लियर कट व्यू ये है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस ना हो इस मार्केट में कि जो स्टॉक्स गिर रहे हैं उनको ज़्यादा खरीदने के चक्कर में, क्योंकि उसमें हो सकता है और आप उल्टा फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, निफ्टी बैंक पर ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए और स्पेशली स्पेशल कॉशन ऑन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप। हर रैली में आपको एग्जिट करना है और फ्रेश इन्वेस्टमेंट का अभी सोचना भी नहीं है। बट आज अगर मैं इंडेक्स को देखूं, 22,331 स्टॉक ऑफ द डे दैट्स HDFC बैंक करीब 1460 पे। और ये याद रखिएगा, मेरे ख्याल से यस 2 फेब के बाद अब तक का हाईएस्ट क्लोज्ड, एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल वर्सेस 20 डे में आज लेकर बंद होता हुआ एंड वेरी क्लोज टू आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कुछ स्टॉक्स जो कि आज बहुत अच्छे रहे, उसमें एक बार आप लिखा ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक नॉट एग्जैक्टली ए कैंडल रिवर्सल, लेकिन अब कैंडल अपने आप इतनी बड़ी थी कि इसने पिछले लगभग 1 महीने की पूरी रेंज को कवर कर लिया। इंडिया मार्ट में स्ट्रॉन्ग मूव था और साथ ही साथ आदित्य बिरला कैपिटल में न्यूज़ का इम्पैक्ट था। लेकिन याद रखिएगा, आदित्य बिरला कैपिटल हायर लेवल्स पे नहीं टिका और इसीलिए सुबह जो राय दी गई थी कि हायर लेवल्स पे स्टॉक को चेज नहीं करना है। और देखिए कहाँ 191 की ट्रैजेक्टरी में ओपन हुआ था, क्लोज आ रहा है 183.70 के आसपास। मार्केट ब्रेथ लेके आइए, डेरिवेटिव्स क्या रही। और याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का कल का लो था 10 डे में, आज का लो था 20 डे में। तो इस बीच आइए देखते हैं कि डिफरेंस वो क्रिएट कैसे हुआ। आई मीन जहाँ कुछ बैंक्स अच्छा कर रहे थे, HDFC बैंक, तो उसके अगेंस्ट कुछ बैंक्स कोलैप्स भी कर रहे थे। उसको देखेंगे, क्रॉस कॉम्बिनेशन को, कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ 24 लॉन्ग्स, 13 अगर आप देखें तो यहाँ पर, यानी नेट एग्जैक्टली जो ग्रीन फिगर्स थी 37, आई मीन वो काफ़ी कम थे। और 99 शॉर्ट, ये फिगर कल भी अप्रॉक्सीमेटली 100 के ऊपर थी एंड लगभग 46 लॉन्ग अनवाइंडिंग। स्लाइड्स पे आते हैं, एक करके स्टॉक्स को देखते हैं, वहाँ पर एग्जैक्टली ट्रांसलेट करके इसको। लॉन्ग्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इंडिया मार्ट, आदित्य बिरला कैपिटल, हालांकि स्टॉक टिका नहीं, ओरेकल फाइनेंशियल्स मिड कैप IT में। देन टाटा कम्युनिकेशन, मेरे ख्याल से टाटा कम्युनिकेशन 1.5% के इस इजाफे के साथ अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग HDFC बैंक की तेज़ी के पीछे आप समझ सकते हैं कि जब हम फरवरी में आ रहे थे तो HDFC बैंक ने जनवरी में लो लगाया था करीब 1385 का, फेब का लो था इसका लगभग 1370 का। तो काफ़ी सारे लॉन्ग्स जो थे, वो शॉर्ट थे, वो इस मार्च में आए थे, वो कवर होते हुए IGL, MGL, LTI Mindtree यहाँ पे स्ट्रेंथ थी। शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज DLF में, गोदरेज प्रॉपर्टी सुबह से ही अगर आप देखें फर्स्ट टिक से ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। BHEL, नालको, टाटा पावर, इन सब में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, जरा एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग के डिजिट्स लेके आइए। वहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स थे? हिंदुस्तान कॉपर, चंबल फर्टिलाइजर्स और AB फैशन सेल और कॉनकॉर, इन सब काउंटर्स में। अच्छा, एक बार आप लेके आइए डायरेक्टर साहब, वही मतलब बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स मैं देख रहा था ना, आई मीन ये जो फर्दर प्राइस डैमेज हुआ इंट्राडे बेसिस पे, देखिए क्लोज तो वहीं मोर और लेस आ रहा है जहाँ पे कल था हमारा। HDFC बैंक अगर एक तरफ नहीं होता तो आपको
ये HDFC बैंक, ये निफ्टी बैंक का क्लोज जो था ना, वो कम से कम नहीं तो 20 डेमा से 100 पॉइंट नीचे मिलता। तो हमारे लिए थोड़ी बहुत तस्वीर इंडिसेस के हिसाब से फ्लैट नज़र आ रही है ना, एंड क्रेडिट गोज टू HDFC बैंक। अगर मैं HDFC बैंक को हटा दूं तो डिफरेंट था। मानस, एक्स ऑफ HDFC बैंक ये क्लोज शायद उतना इंप्रेस नहीं कर रहा है। देखिए, जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, मेरा समझना है कि इंडेक्स बेस की बात केवल करें तो आई थिंक अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल के बहुत बड़े साइन नहीं देखने को मिले हैं। ये बात सही है कि HDFC बैंक का पार्टिसिपेशन जरूर था, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी तक इंटैक्ट लगता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी भी निफ्टी में बने रहना चाहिए जब तक 22,200 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे। ओके, HDFC बैंक 1462 पे आके ट्रेड करता हुआ। एक बार लेके आइए एक दो स्टॉक्स और जो कि मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, जो थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहे हैं, और उनका थोड़ा सा बैकफुट पे आना और कुछ क्रिटिकल लेवल्स का ब्रीच हो जाना थोड़ा सा अलार्मिंग है। प्रशांत डिक्सन में हमें बहुत अच्छा पैसा मिला, बहुत अच्छा ग्राफ देखिए स्विंग मिला, और लेकिन अब फर्स्ट टाइम ये 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी की तरफ अग्रसर है जाता हुआ। वहाँ पे कोई बात गिरावट की नहीं है, बात जिस तरीके से गिरावट आ रही है उसकी है। 2.25% नीचे। रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए यहाँ पे? बात आपने सही कही कि थोड़ा अलार्मिंग वॉल्यूम्स है बिकवाली में। मुझे लग रहा है अगर किसके पास लॉन्ग पोजीशंस हो तो 6840 6840 करंट प्राइस से जस्ट 50 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये अगर ट्रिगर हो तो आपको प्रॉफिट बांध के एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो एग्जिट करने की सलाह डिक्सन में। अच्छा, एक ट्रेड जिस पर नजर डालना जरूरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज HDFC बैंक ने अपना काम किया, लेकिन रिलायंस इतना क्रैक नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर भी मार्केट का सपोर्ट आया। इनफैक्ट आखिरी 10-15 मिनटों में कुछ पोजीशंस यहाँ पर कुछ और खरीदारी की बनती दिखाई दी है 2950 के आसपास। श्रीकांत, RIL पर चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? क्या कुछ और इसका सहारा मिलेगा मार्केट को? बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो करेक्शन आया है वो एक शैलो करेक्शन है। काफी अच्छी एक कंसोलिडेशन बेस्ड रैली हमने देखी है, और उसके बाद का ये करेक्शन है। मल्टीपल टाइम्स 2900 के लेवल्स के करीब आने के बाद इसमें रिबाउंड आया है, लेकिन वो रिबाउंड उतना सॉलिड रिबाउंड नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें एक रैली बाकी है। शायद ये स्टॉक एक बार 3100 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए 3150 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो 2900 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से लॉन्ग करें। बट अगर कोई करेक्शन अगर मिल जाता है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करके यहाँ पे कुछ पोजिशनल व्यू लिया जा सकता है। 3150 के टारगेट्स इवेंचुअली नजर 3150 के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है रिलायंस में। तो होपफुली अगर टिका रहा तो मार्केट को और सपोर्ट मिलेगा। वीरू मेंशन कर रहे थे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो क्लियरली क्लोजिंग पर बैकफुट पर आए हैं, डिक्सन उसमें से एक था, लेकिन अदानी ग्रुप कंपनियों पर एक बार नजर डालिएगा। एंटरप्राइजेज और पोर्ट दोनों में इनफैक्ट लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में आधे % की और बिकवाली बढ़ती हुई। इनफैक्ट ये दोनों ही काउंटर्स डे लो के आसपास ही जाकर टिकते हुए दिखाई देंगे। अदानी एंटरप्राइजेज जो करीब 3121 पर है, और अदानी पोर्ट जो करीब 1298 के आसपास क्लोज दिखा रहा है, वो एग्जैक्ट डे लो पर है। प्रशांत, अदानी पोर्ट आज की क्लोज क्या यहाँ से बिकवाली और बढ़ा सकता है? तो हर्षद जी, यहाँ पे क्लियर एक 20 डे में ब्रेक हो रहा है, और ऑलमोस्ट क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ है। काफी दिनों के बाद ये ब्रेक हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अलार्मिंग साइंस है। और अगर आपके पास पोजीशन हो तो मुझे लग रहा है एक दिन जस्ट कल अगर ये ओपनिंग 1290 के नीचे दिखाई दे तो आपको एग्जिट करना होगा। तो 1290 एक क्रूशियल लेवल होगा, और कल की ओपनिंग में ये लेवल आपको मॉनिटर करना होगा। ओके, अदानी पोर्ट्स डे लो के आसपास आके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और याद रखिएगा सीमेंट स्पेस में आज शॉर्टिंग भी काफ़ी हुई है और क्रिटिकल लेवल से ब्रीच हुए हैं। हमें लीडर ऑफ द पैक अल्ट्राटेक सीमेंट आज काफ़ी बैड शेप में था। अंबुजा सीमेंट्स को देखिए, ये भी ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो सीमेंट्स ग्रुप के भी हैं और उससे बाहर भी सारे स्टॉक्स में डैमेज हुआ, और कुछ फार्मा पॉकेट्स में सीरियस डैमेज हुआ है। मेरा आई थिंक एक ऐसा स्टॉक जिस पे शायद मैंने काफ़ी बार बात भी करी है, हमने इसके 471 तक के स्विंग को खेला था, ग्रैनुअल्स। इसमें 4 दिन में काफ़ी बड़ा क्रैक है वर्सेस आई थिंक 480। इसने पहले 10 टू 20 और आज 50 डे एक्सपेंशन में उसकी क्लोजिंग दे रहा है। मैं ये अलर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
ग्रेनुअल्स ने याद रखिएगा पूरे आई थिंक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाया। ये शांत स्टॉक था। बाद में इसने पार्टिसिपेट किया फार्मा के स्विंग में, लेकिन मात्र 4 सेशन में 3 निवेश यहाँ पे टूट गए। और उसके बाद एक स्टॉक और लिखा गया, दैट्स बलरामपुर चीनी H364। बलरामपुर चीनी का ये क्लोज जो आ रहा है वो अप्रैल 23 के बाद सबसे ज़्यादा लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके बंद हो रहा है। और एक चीज़ और आपको याद होगी, ओबरा रियल्टी इस अर्निंग सीजन में जब रियल एस्टेट कंपनियां बेहद शानदार नतीजे दे रही थी, ओबरा रियल्टी के अर्निंग्स के साथ इशू था, क्रैक हुआ। क्रैक होने के बाद एक अटेम्प्ट किया उस जोन से बाहर निकलने का, लेकिन आज एक बार फिर से ये स्टॉक एग्जैक्टली एट इट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज बंद हो रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पेन है रियल एस्टेट स्पेस में आज, चाहे वो DLF हो, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो ओबरा रियल्टी, सब में आज पेन दिखाई दिया। लेकिन स्टार ऑफ द डे आई थिंक HDFC बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एक स्टॉक और, दैट्स इंडिगो। याद रखिएगा इंडिगो आज अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए हर्षिता के पास बड़ी वॉल पे। हर्षिता, ओवर टू यू। दिग्गजों ने आज थोड़ी सी जान बचाई है वीरू, वरना स्थिति बहुत खराब दिख रही है। निफ्टी बैंक भले ही नेगेटिव साइड पर जाकर टिक रहा है, लेकिन सिर्फ 32 अंकों का नुकसान है। निफ्टी 50 खुद करीब हल्का सा पॉजिटिव 8.2 पर, लेकिन मिड और स्मॉल कैप्स में हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई। 750 पॉइंट तक का नुकसान निफ्टी मिड कैप में देखा गया और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने देखा है गहरी चोट पड़ी है, वो भी एक तरफा तेजी वाला ही इंडेक्स बना है। करीब 300 पॉइंट करेक्ट करके करीब 2% नीचे फिसलता हुआ। अगर निफ्टी IT का साथ ना होता या फिर HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स का साथ ना होता, शायद हमारी स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई रहती। निजी बैंकों में इनफैक्ट HDFC बैंक अकेला था जहां पर तेजी बनी, बाकी सभी में थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड। लेकिन सेक्टोरली सिचुएशन कहां पर जाकर क्लोज हो रही है, वो पहले आपको सेक्टोरल मैप दिखाते हैं, फिर लेकर आएंगे आज क्लोजिंग में कौन कौन से स्टॉक्स ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। तो निफ्टी बैंक जैसे हम मेंशन कर रहे थे 30 पॉइंट नीचे दबाव में आज मेटल इंडेक्स था, 2.5% का करेक्शन इधर देखने को मिला है। रियल एस्टेट स्टॉक्स जो वीरू मेंशन कर रहे थे 6% नीचे खींचा है रियल्टी इंडेक्स को। फार्मा इंडेक्स में 1.5% तक का नुकसान। FMCG इंडेक्स एकदम फ्लैट। कैपिटल गुड्स में भी आज बिकवाली का दबाव रहा। ऑयल एंड गैस में 0.5% का नुकसान और सरकारी कंपनियां वहां पर सेल साइड की पोजीशंस अच्छी खासी आई, करीब 4% के नुकसान पर वो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो PSU बैंकों में भी अच्छा खासा दबाव बनता दिखाई दिया। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी का दिन, बहुत माइल्ड पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिला है और निफ्टी IT इनफैक्ट ये दो ही पॉकेट्स थे जहां पर हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। लार्जली आप कह सकते हैं सिर्फ तेजी में IT काउंटर्स थे, बाकी पूरे बाजार में बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। अब वापस लौटते हैं हमारे हीट मैप की तरफ और वहां पर आपको साफ इंडिकेशन दिखाई देगा कितनी तेजी मंदी के साथ दरअसल आज हम वो क्लोज देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स एक दो तो वीरू ने मेंशन कर ही दिए हैं, इंटरग्लोब एविएशन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड द लाइक्स, लेकिन आज का टॉप परफॉर्मर HDFC बैंक रहा है। इसके साथ आप देखिए TCS, LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस, ये 3 दिग्गज IT मेजर्स जहां पर अच्छी खरीदारी रही, 1.5% के गेन्स देखने को मिले। वहां रिलायंस इंडस्ट्रीज का 0.5% से ऊपर का मूव, आयशा में कुछ खरीदारी, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स है सिर्फ 2 लाइनों में सिमट के रह गया है और वो भी कंप्लीट नहीं हुई है आज की तेजी। टाइटन, M&M कोशिश कर रहे थे पॉजिटिव में क्लोज होने की, एकदम फ्लैट क्लोज वहां पर आता हुआ। कुल मिलाकर 22,330 पर निफ्टी जाकर टिक रहा है। फ्लैट क्लोज निफ्टी के लिए, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट का हाल देखेंगे तो बेहद नेगेटिव क्लोज इस मार्केट ने आपको दिया है, जहां पर मिड कैप 750 पॉइंट नीचे तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 300 पॉइंट करेक्ट होता हुआ। तो आज का दिन मार्केट के लिए उस लिहाज से खराब ही रहा है। सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर किस तरह की ट्रेड्स तेजी और मंदी में जमे हैं। मंदी में टाटा इन्वेस्टमेंट नीरज ने पिक किया था 5% नीचे। तेजी में इंडिया मार्ट, AB कैपिटल, ओरेकल फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स थे। आशीष की टीम देखें तो परफॉर्मर्स में यहाँ पर आपको 3 मंदी वाले ट्रेड्स हैं, ITC, केफिन और स्पाइस जेट, साथ ही HIL जहाँ पर हमने देखा 3-3.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। ये है इनफैक्ट आज के टॉप परफॉर्मर्स सीधा सौदा से। जी हाँ, और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है हर्षिता, कोशिश इधर जाने की भी की, कोशिश उधर जाने की भी करी, पर अंत में देखिए तो किधर भी नहीं जा पाया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल एक पॉसिबली डिसाइसिंग डे हो सकता है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी
वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, लेट्स सी क्या होता है। बट मिड कैप्स का, स्मॉल कैप का हाल बुरा था। इंडस्ट्रीज ने अपने आप को एक रेंज में रखने की कोशिश किया और 10-20 डे में आज डिफेंड किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल आपसे फिर हर्षदा, मेरी, अनुज, आशीष और नीरज जी की मुलाकात होगी CNBC आवाज के पैनल के साथ मॉर्निंग कॉल में और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।